अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी शादी पे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कौन सी वाली? मैंने तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे पड़ गई उससे शादी कर ली है, इधर वर्किंग या वो शादी कर रही होती है। यहाँ पे तो बहुत कुछ चलता है, यहाँ पे तो पूरी स्क्रिप्ट आती है, ऐसे प्रोग्राम लिफाफा आता है, साथ स्क्रिप्ट आती है, साथ फिर आप बड़े एंकर बन जाते हैं। What do you think of मरीम नवाज? इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कैंपेन करना ठीक है, इलेक्शन कैंपेन के बाद जब वो खत्म हो जाए, जब आप पोजीशन पे आ जाए, फिर इलेक्शन कैंपेन पे क्यों है? अब मिस्टर इमरान खान, 3 ऐसी बातें कोई मुझे बताएं जो आपको लगता है कि उनके अंदर अच्छी भी हैं लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, वो तो दायरा नहीं। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, मतलब आपको पता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बोलेंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये सच बोल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छा बात है। मैंने उनमें देखा कि एक टनल विजन के बस मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बस प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्या पीटीआई चेयरमैन को डराया धमकाया जा सकता? डरेंगे वो कभी? ही इज नॉट वेरी, मतलब उस तरह कोई इतना वो नहीं है, तो छिपकली से भी डराया जा सकता है। जो सच है मार्क्स से उसे। जबकि आप जानते हैं कि पूरी कौम इस बात पे मुत्तफिक है कि खान नडर आदमी है। लेकिन वहाँ पे तो जरा से आवाज आती थी तो मैं ही उठ के डंडा उठा के कौन आ गया या क्या, तो मैं तो जो सच है वही कहूंगी। क्या कह रही है? मैं विटनेस हूँ, खान शिकारी आदमी है, जंगल में अकेला शिकार करता है, वहाँ पे हर किस्म के जानवर होते हैं। मुर्गा भी आंदा बैठी हुई मुर्गा भी होता शिकार असी कदी नहीं कीता। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अभी तो ठीक हूँ, पता नहीं इंटरव्यू के बाद कैसी हूँ। आप इंटरव्यू के बाद भी ठीक ही रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से इस हवाले से जानता हूँ कि आपको कुछ हमें ना हो जाए। हाँ मैडम, आप पंजाबी फिल्म चीमे चट्टे और बाजवा, हाँ, ये फिल्म आ रही है, खुद तो आपको पंजाबी आती नहीं, तो फिल्म आप पंजाबी क्यों बना रही है? सर की मैं तन्नू दसा सब कुछ सीख लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप भी जट है। अल्हम्दुलिल्लाह। जेलम से जट? अच्छा, आई डिडंट नो कि जेलम में भी जट है। जेलम में बड़े जट है। अब मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपका चेहरे के तासुरात ना थोड़े ना तब्दील हो जाए, क्योंकि वो आपके। अच्छा, नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उनके चेहरे के तासुरात शायद बदल ना जाए। फवाद चौधरी इस जट। हाँ जी, ना मुझे पता है जी। जेलम में और भी बहुत कुछ है मुझसे। जेलम में बहुत बहुत मजेदार और भी, जैसा कि बताए। नहीं, आप मुझे की बोली बड़ी अच्छी है। यस, फवाद चौधरी के अलावा जेलम में क्या है? हमारा पूरा जो यूके पार्लियामेंट है, माशाल्लाह जेलम में उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यस यस हाँ जी, मैं जेलम को जेलम से ज्यादा जानती हूँ। अरे वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे शहर के बारे में भी अच्छे तासुरात रखती हैं। वैसे पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ फिल्म बना रहे हो। ना करो जी, ना करो। पंजाबी देखिए, पश्तून को पंजाबी बोलना बढ़ गया है। पश्तून उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। क्या की करिए, फिर कम करना है ना। सिर्फ पश्तून ने मजदूरी करता है। पश्तून और भुखा नहीं मरदा, पश्तून नहीं भुखा। ताड़ी मेहरबानी जी, कोशिश बड़ी की थी कि भुखा मर जाए। लोगों ने कोशिश की थी, तो मतलब बस ताड़ी मेहरबानी जी। दे ऐसे नहीं चाहते। बड़ियां दी ते तारे बड़ियां दी मेहरबानी, लेकिन पश्तून को नहीं मार सकते। नहीं जी, कदे भी नहीं, ना कोई शानदार, कदे भी नहीं, दब्बड़ वाली कौम ही नहीं। अच्छा, ये दसो पंजाबी फिल्म तुसी हुन बनाई है, हाँ, ते ਇਹਦੇ को हदो बनी नहीं, बन रही है प्रोडक्शन जी। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, तो कल्चर अच्छा लगा था पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ? पंजाबी में जो स्वाद है, पंजाबी में ना, पंजाबी और खड़ाक के साथ पंजाबी बंदा बोले थे, बड़ा मतलब मज़ेदार लैंग्वेज है। और फिर सबसे बड़ा सूबा माँ बोली है। और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा शरारती मेरी नेचर है, तो मेरे जितने पंजाबी फ्रेंड्स हैं उनको, उनके सामने ना उनको पंजाबी नहीं आती, तो मैं फिर जानबूझ के उनके साथ पंजाबी, जो भी टुट्टी भज्जी पंजाबी बड़ा पसंद डालनी मुझे का शौक है फितरतन। तो वो फिर बड़ा प्रिटेंड करता है कि मुझे तो पंजाबी नहीं बोलनी आती। तो लेकिन जब हम बाहर रहते हैं, यूके में, यूएस में, वो तो पूरा कनाडा पंजाबी बोल रहे है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। और मैंने पहले जो 1-2 चैनल्स बनाए, लॉन्च किए, हेल्प किया, तो उनमें से पंजाब चैनल हमने यूके में लॉन्च किया, जो कि गुरु की स्क्रिप्ट में पंजाबी बोलना और सिखाते हैं अपने बच्चों को। तो सरदार कम्युनिटी, साडे सरदारां दा बड़ा रोल है।
पूरी दुनिया पंजाबी बोलती है, बस लाहौरी पंजाबी नहीं बोलता बाकी सारे तो पंजाबी बोलते। लाहौरी पंजाबी बोले हाँ। या ना बोले, हाँ गुस्सा आ जाए तो फिर पंजाबी च आ जाते थे। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा आप मेरी फिल्म तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही कैरेक्टर है जो कि टेक्निकली और वांट्स पीपल टू थिंक इन लाहौरी है, लेकिन कोई भी लाहौरी तो नहीं होता ना टेक्निकली, वो मतलब इधर उधर से वो है जड़वाला का जट है। ये हाँ, मुझे कुछ तो उसको भी पंजाबी में वो बड़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, सोने की घड़ियां शड़ियां, आपको पता है जट्टों की शान है। लेकिन काफी इंस्पायर लगती हैं आप जट्टों से। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो लेकिन बड़ा मुश्किल था हमें ढूंढना कोई जो रजामंद हो और जो उस एज ग्रुप में भी हो, कि जो सही तरह से मतलब वो कहते ना जरा हीरो, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आई थिंक दूसरा जाट पे इसलिए भी फोकस किया बिकॉज जाट इतनी ज़्यादा कास्ट्स हैं, तो सारे मुझे खफा है, आपने इनको क्यों नहीं डाला, उनको क्यों नहीं डाला। मैं किसी क्या बट द आइडिया है इसके इत्थे भी चीमा, उत्थे भी चीमा, इत्थे भी चट्ठा, उत्थे चीमे और चट्ठे आपने लिए, इनके बारे में कहते हैं चीमे ते चट्ठे खाण नू वक्को वक् लड़न नू कट्ठे। हाँ वो लड़ाई तो नहीं की उधर? दिस विल गेट अ लिटिल बिट, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लिटिगेशन, लेकिन हमने बड़े चीमा और चट्ठा उनके कुछ बिजनेसेस वगैरह भी हैं। हाँ। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि खाना तो फिर जट्टों का ही है ना, फिर लैशिंग्स ऑफ मक्खन, देसी घ्यो, तो वो वहाँ से मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुई थी। और दूसरा जो फैसलाबाद का लहजा है ना, तो बंदा लड़ भी रहा होता है तो लग रहा होता है कि कॉमेडी कर रहा है। सो ये भी रीजन है। जेलम की मतलब आई वाज सो एक्साइटेड, लड़ाई च भी जुगतान कर देते। हाँ, लेकिन सिक सॉन्ग भी है ना, मतलब और हाथ इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करना, हर जगह हाथ जा रहे होते हैं सिवाय स्टीयरिंग व्हील पे। सो आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, ऑलमोस्ट लाइक इटालियंस ना, कि और फिर खड़ाक भी बड़ी, लेकिन हैं भी अंदर से भी बड़े, मतलब प्यार करने वाले भी, नरम दिल भी। एंड आई थिंक कि उनको, मेरा ख्याल था कि जट रिवाइवल होना चाहिए। तो पहले तो चीमा चट्ठा एंड विर्क नाम रखा था मैंने फिल्म का, लेकिन फिर एक कोई सिद्धू पाजी को किसी ने जप्पी लगा दी, तो उसके बाद मैंने सोचा एंड से तो फिर एंड चीज से हमें भी तो क्लिक बेट करनी होती है ना। नहीं तो फिर वो उससे क्या आपने तब्दीली क्या की? चीमा चट्ठा एंड बाजवा। बाजवा, हाँ, बाजवा जट कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि बाजवा भी अच्छे भी है, उत्ते भी है। नहीं होते, सारे ही नहीं अच्छे होते। हाँ, लेकिन आई थिंक दिस इज द अच्छा, इसके अंदर यानी बाजवा क्लिक बेट है। हाँ, पंजाबियत है इसमें, कि मतलब पंजाबियत जो है उसको उसका रिवाइवल होना जरूरी है। तो पंजाबी लोगों को लगता है ना कि बस वो जैसे हमने कहा ना कि गुस्से में पंजाबी है, ना ना, मतलब गाली में पंजाबी है, ऐसा नहीं है। पंजाबी जो है ना, पंजाबी जो लड़ते नहीं ना आपस में, बाहर मुल्कों में हम जब रहते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन किस धर्म से है, कौन किस मुल्क से है। मेरी पैदाइश भी जहाँ हुई लिबिया में, तो वहाँ भी मतलब हम बचपन से देख रहे हैं, सरदार जी के लतीफ़े भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर वो मतलब आपके बड़े भी थे वहाँ पे, यूके में भी ऐसा ही है। अब मैं यूएस बहुत आना जाना है, तो वहाँ भी मैंने देखा है। अच्छा, बैठते हैं ना तो शुरू हो जाते हैं जी पाकिस्तान इंडिया ये वो, तो फिर एक कुछ रुअफ़ज़ा के बाद मोहब्बतें भी बड़ी हैं तो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। हाँ, और दूसरा ये कि जो पंजाबी की जुगत है ना, वो पंजाबी ही समझ सकता है। जो पंजाबी की मतलब वो जो एक स्वाद है ना, तो डजंट मैटर कि आप मतलब चंद पंजाब के हो कि लंद पंजाब के हो। हाँ जी, इसमें कोई फर्क। तो फिर इस सिलसिले में पंजाब के किन किन शहरों में जाना हुआ या जाना होगा, और क्या देख रही हैं कल्चर और फूड? तो फिर तो हेल्थ तो आपकी नहीं बचेगी। मैं तो जी आई थिंक मैं ऑनररी जट हूँ, जट पैदा हुआ खान वास्ते। मैं भी आई थिंक आई एम सच अ फूडी, यू कांट इमेजिन। अगर आप जट हैं तो मैं आज के बाद खान पे ऑनररी। हो सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये भी आई थिंक इट्स वो आखिरी सीन उसका जो है, इट्स गिव द होल फिल्म अवे। लेकिन एक्चुअली जब आपको पता है कि पश्तून समझता है कि पंजाबी ऐसा, सिंधी समझता है कि बलोच ऐसा, लेकिन मैंने जो ट्रैवल किया है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, तो ये मिथ है, सिंधी में पश्तून हो सकता है, उतनी हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, मेहमान नवाजी हो सकती है, और
पंजाबी पे भी पश्तून कैफियत किसी वक्त भी आ सकती है। तो ये I've traveled a lot. मेरा पहला जब इत्तेफाक हुआ जर्नलिज्म के साथ ना, आप काफ़ी मतलब अच्छे वक्तों पे नहीं जाते ऐसी जगहों पे। जैसे पहली दफ़ा मैं फैसलाबाद गई तो एक लांस नाइक की शहादत पे गई, और मैंने सुना हुआ था घंटाघर और ये वो फैसलाबाद के बारे में। जब मैं गई तो वो इन तंग गलियों में, मतलब गाड़ी नहीं जा सकती थी अंदर, इतनी तंग गलियाँ थी। और वो बच्ची जिसका हस्बैंड शहीद हुआ था, तो लेकिन वापसी पे मैं आई तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा जी कैंडी चिकन तो खाना ही खाना। अब मेरे ऊपर वो थोड़ा सा मतलब अपसेट थी, आई हैड अ हेडेक, और मुझे फील हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन उन्होंने पराठे और कैंडी चिकन खिला के मुझे भेजा कि मतलब मैडम का इतना अफेक्टेड है, मूड इतना वो हुआ। दूसरी दफ़ा मैं गई तो मैंने रास्ता फैसलाबाद की, मतलब वो बसंत फूली हुई थी, बड़ा खूबसूरत, और अब तो माशाल्लाह सड़क बहुत अच्छी है। तो फैसलाबाद हो जाए, गुजरांवाला, आई लव गुजरांवाला, सियालकोट, मतलब एंड आई वांट पीपल टू नो। अब जैसे मेरे हस्बैंड है वो उर्दू स्पीकिंग है, तो मैंने उन्हें कहा वो चीज़ों की मलिया वगैरह, कहते अच्छा इज़ दैट रियली अ प्लेस? मैंने कहा हाँ हाँ भाई, क्या मतलब। तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली मतलब ये जो लफ्ज़ भी है सो क्यूट, चीचा वतनी, चीचा की मलिया, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। तो पूरा पंजाब तो नहीं आई कैन से कि लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं वो तो मैं मतलब पिछले जो 2012 से मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ तो मैंने तो काफ़ी देखा है। तो पंजाब के साथ फिर एक वो लोगों ने मुझे प्यार भी बढ़ा दिया है। मैं जो सच्ची बात है, बहुत लोग प्यार करते हैं, तो फिर सीखना ही पड़ा। सब कुछ ही सिखा दिया पाकिस्तान ने। बढ़ते हैं जी अगले सवाल पे। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी शादी पे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कौन सी बनी? जी पहली शादी आपने की। अच्छा, पहली शादी मैं हाँ, समझी। जी जी, उम्र में डिफरेंस था 16 बरस। अच्छा, वेरी गुड। दूसरी शादी में 20 से 22 बरस। 22, हाँ 20 से ये ऊपर यानी ज्यादा बड़े थे वो। बिल्कुल। तीसरी शादी में 15 बरस छोटे, मानो 12 बरस छोटे। तो ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे? हाँ, एज फेलो मैन जो है वो अवेलेबल है? एज फेलो ने रिश्ता नहीं डाला तो बंदा जो रिश्ता डालेगा, जो पीछे पड़ेगा उसी से। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे पड़ गया उससे शादी कर ली है। लेकिन देयर इज अ रीजन, देयर वाज अ बिट ऑफ अ करेक्शन आल्सो। पहली शादी तो फैमिली में हुई, फर्स्ट कजन से हुई, पाकिस्तानी नेशनल से शादी हुई, और फिर यहाँ पाकिस्तान में शादी हुई, फिर हम यूके मूव किए वहाँ। और उस वक्त तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिकॉज एज गैप इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये प्रॉब्लम ही होता कि कोई 16 साल आपसे बड़ा है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी उम्र क्या है। सो आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन सेकेंड ईयर जब मेरी शादी हुई। तो आई थिंक कि मतलब अब पता नहीं होता, मर्दों के बारे में तो बिल्कुल ही पता होता। हमारे पेरेंट्स भी दे मेक श्योर कि जी बस पढ़ते रहो, ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं दिया होता। तो अब मैं इस बात की बड़ा खिलाफ हूँ। मेरी 2 बेटियां तो मेड श्योर कि नहीं अर्ली शादी बिल्कुल नहीं करनी, शादी की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से देखें, मतलब 50 साल की उम्र में भी आप शादी कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग जो एक लड़की को या एक औरत को एज अ प्रायोरिटी बनानी चाहिए। एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली कि आपको नहीं समझना चाहिए कि बेटी बोझ है और उसको मतलब शादी करा दे, क्योंकि बाद में खुदा ना खासा कुछ होता है तो मतलब आप ही को संभालनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो अब ये करेक्शन किया मैंने। जो 22 साल एज डिफरेंस था वो भी एक अपने जहन से इंसान यही सोचता है कि अच्छा देखें, क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। तो जब आप मतलब 40 साल की आपकी उम्र हो, 3 बच्चे हों, तो आपको माशा भी ये कहता है कि आपको क्या मतलब 40 साल पुरानी उम्र, 3 बच्चे हैं, कौन करेगा तुमसे शादी। तो आई थिंक यू कॉम्प्रोमाइज, और दिस इज नॉट माई स्टोरी, सब लोग यही सोचते हैं। आप फैमिलीज औरतें खासतौर पर ये कहती हैं। मेरा ख्याल था कि मतलब बच्चों में इंटरफेरेंस नहीं होगी और बस मैं सपोर्ट कर दूंगी थोड़ा बहुत जो है। लेकिन फिर इस शादी में तो एक बड़ी फोकस्ड अप्रोच थी करेक्शन की, और मेरे बच्चों का भी इसमें काफ़ी, बेटियों का काफ़ी। उन्होंने कहा तुम हमेशा इस दफ़ा ना प्लीज़ नाक देख के करना, और सर पे अच्छे बाल हो, यंगर हो तुमसे, सही खूबसूरत। और मतलब उन्होंने मुझे टारगेट एक दिया। आई डिडंट वांट टू फॉलो द टारगेट, बट अल्लाह का ऐसे करना हुआ कि इत्तफाकन ऐसा ही हुआ कि माशाल्लाह यू नो ही इज़
पर आई थिंक कि जब आपकी एज एक सर्टन वो हो जाती है तो तब इतना मैटर नहीं करता कि आप से औरत 12 साल बड़ी है या मर्द 5 साल बड़ा है, लेकिन आपको मैच्योर होना चाहिए। तो मेरी भी तीसरी शादी, उनकी भी तीसरी शादी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 18 साल के हैं। एंड आई डू थिंक कि उनका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी मैच्योर है। ही इज़ फार मोर मैच्योर देन कोई 60 साल का बंदा हो। और अपनी जो हमारी एज ग्रुप के है ना, मेरी एज ग्रुप के जो मर्द हजरात हैं, एक तो वो प्रॉब्ली शादीशुदा होंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं शादीशुदा आदमी से शादी वॉज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट इन माई बुक। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमारी उम्र के जो मर्द हैं वो अभी तक ना ज़रा थोड़ा सा उनकी असमानदा सोच है। जो अब यंगर जनरेशन्स आ रही हैं, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब मुझे बड़ा आसान लगता है उनसे बात करना, और हम बातें ही हमारी मुक्ति ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन होना, मतलब उनमें मसला भी हो जाए ना, अगर किसी चीज़ पर उनको एतराज़ हो या मुझे एतराज़ हो, हम बैठ के आराम से दोस्तों की तरह बात कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे नहीं कहीं और मिली, मतलब हमारी गप बहुत अच्छी है। सुहेल गुरैश साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था मैं तीसरी शादी से तौबा। हाँ, और बड़ा ट्रोल किया गया। तौबा तो आपको पता है, लोग रोज सिगरेट से तौबा करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं 4 घंटे आई क्विट टुडे, लेकिन 8 घंटे के बाद सिगरेट उठा देते हैं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी हेल्ड अगेंस्ट मी। मैंने तो ये भी कहा था कि आइंदा पाकिस्तानी से शादी नहीं करूंगी, और ये मैं पहली शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब इंसान सोचता कुछ है। मैंने एक्चुअली ही यही सोचा था कि आइंदा शादी नहीं करनी, और मैं तो जिसको भी मिलती हूँ कहती हूँ कि शादी ना करें। फिर हम कहते हैं कि खुद तो आपने 3 कर लिए हैं और हमें कह रही है, बट ऐसे नहीं होता। आई थिंक कि दूसरा ये कि द पर्सन आई मेट, जिनसे मेरी शादी हुई है, वो ही वॉज वेरी क्लियर, ठीक, कि मतलब उनको बड़े रवायती ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, काफ़ी ट्रेडिशनल है, एंड मजहबी भी हैं। तो उनका भी यही वो था कि मतलब पता नहीं, मुझे लोग देखते हैं तो मतलब फ़ौरन रिश्ता क्यों डाल देते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यू नो, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि कहीं खाने पे तो बाहर लेके जाएं, कोई ऐसा नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। बस ये हुआ है, ठग देखा, रिश्ता डाल दिया। तो आप ही कह दे पहले खाने पे तो ले जाओ, मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा मेरा ना, मेरी नहीं, मैं आप लोग देखें अभी भी आज भी बड़ा बिजी डे है, और आई हैव अ फ्लाइट टू कैच एज वेल, लेकिन बस मेरा ख्याल है कि वो उसको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद के साथ इधर वर्किंग या वो शादी कर रही होती है। लिटरली दैट। ओके। अच्छा, फॉल्स न्यूज़, फॉल्स इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में ऐसे, हाँ, पिछले दिनों हमने पता चला कि किसी और से शादी कर, डाइवोर्स का आपकी हाँ, तीसरी हाँ, वही शॉक, ये क्या हो गया है? हाँ, तो वो फिर पता चला कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो ये कैसे बात निकलती है, फिर इस पे आप रिएक्ट कैसे करती हैं? फैमिली में कैसे होता है सारा? और बाद औक़ात ऐसा होता है फैमिली वालों को भी इसी खबर से ही पता चल रहा होता है कि अच्छा ऐसा। अच्छा, मेरी फैमिली जो है ना, मजाल है जो उनको मुझ पे कोई इंटरेस्ट हो, सारी दुनिया के मुझे फ़ोन आए, टेक्स्ट आए, और मैं आई वाज फ्लाइंग, तो मेरा फ़ोन भी ऑफ था। तो हमारे जो लाहौर के कोऑर्डिनेटर हैं इरफान साहब, उन्होंने भी, उनके भी मैसेजेस आ रहे, फैंस जो बच्चियां हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं, उनकी वॉइस मिस्ड कॉल्स। मैंने सोचा मैं काम करके घर आई हूँ, मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। हस्बैंड को मेरे ऐसे भी नहीं पसंद कि मतलब ज़्यादा मतलब फ़ोन आता रहा है और ये वो, तो मैंने फ़ोन भी ऑफ किया हुआ था। 12-15 घंटे गुजर के जब वो भी थोड़े से शरारती हैं, मैंने सुबह देखा कि प्लीज़ फ़ोन उठाएं, क्या बात है, खैरियत है, ये वो। तो मुझे कहते हैं देखो, किसी की तो रात अच्छी गुजरी होगी और किसी की रात बहुत बुरी गुजरी होगी, लेट इट गो। एंड देन वी टुक आवर टाइम एंड आई थॉट कि बिकॉज आई डिडंट इमेजिन कि इस तरह से फैल जाएगी बात। लेकिन मेरी फैमिली में से किसी को पता ही तौफीक नहीं हुई कि पूछ लें, मतलब कि देख भी लें। दे लीस्ट बॉर्डर, मतलब ना मेरे कोई एक्सटेंडेड फैमिली, ना मेरे बच्चे, उनको कोई वो नहीं सोशल मीडिया पे इतनी, उनको पता है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आएगी वो मेरी पर्सनैलिटी से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। लेकिन मैं माइंड नहीं करती, लेकिन लोगों ने रोटी रोज़ी भी कमानी होती है। और उस दिन किसी की मुतवक्का कोई खबर आनी थी जो कि मुझे पता था, कोई अरेस्ट वगैरह वाला चक्कर था उसी दिन, तो वो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो रेहाम खान को तो हमेशा एज अ डाइवर्जन इस्तेमाल किया, तो आई हैव एक्सेप्टेड इट। कहती हूँ करें जी, सब कमाए, सब डाइवर्जन इस्तेमाल करें। ठीक है। हम क्योंकि अब शादी वाले मौजू पे, और मैं इस पे आखिरी सवाल पूछ के इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। आप क्योंकि 2 दफ़ा
जिंदगी में तलाक के प्रोसेस से गुजरी हैं, 3 दफा शादी के प्रोसेस से गुजरी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या एडवाइस करेंगी लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को जो आपको देखती हैं, सुनती हैं, मानती हैं, क्या वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे उठ के ये स्टेप ले जाओगे तुमने डिवोर्स लेनी है, वो क्या पॉइंट है? और क्या वो पॉइंट है जहां तक तुमने बर्दाश्त करना है, रिश्ते को चलाना भी है? देखिए जो रिश्ता चलाना वो चाहिए जहाँ कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटी मोटी बात होती है, छोटी मोटी मुराद ये कि पैसे की कोई तंगी हो गई है, मेरे नज़दीक पैसे बहुत छोटी चीज़ है, लोग इसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की नौकरी चली गई है या कोई आपका खर्चा कम हो गया है, ये छोटी चीज़ें हैं। और इस तरह ये भी छोटी चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए कि जो लड़का है उसको भी चाहिए कि बैलेंस करे, लेकिन लड़कियों को ये भी मतलब जहन नशीन कर लेना चाहिए कि माँ जो है आपको जिससे मोहब्बत हुई है, जो हस्बैंड आपको पसंद है, वो एक औरत ने उसको जन्म दिया है, तो उसकी रिस्पेक्ट है, उससे छीन लेना बेटा ये समझने की बात है। एक दिन आप भी माँ बनेंगे, आपको भी, तो उसकी जो फैमिली है उसको बहनों से कट ऑफ कर देना, उसको माँ से कट ऑफ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इन चीज़ों पे लड़ाई या हंगामा नहीं करना चाहिए। जितना वो अच्छा बेटा होगा उतना अच्छा शौहर होगा। अक्सर मर्द जो बैलेंस नहीं कर सकते वो अच्छे बेटे भी नहीं होते हैं, और अच्छे शौहर भी नहीं होते, और वो अच्छे बाप भी नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। फैमिली को जो लड़की इकट्ठा करके रखती है, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ऑल्सो। मैं कभी रही नहीं, शायद मे बी दैट्स द रीज़न, लेकिन आई थिंक कि अगर आप इस कबीले से वहां पे अलाउड नहीं है, जहाँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं वो आपके कबीला के मेरा कबीला। अच्छा तो वैसे भी इस्लाम के नुक्ता नजर से भी दुनिया में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम को इतना नहीं समझा, फायदा नहीं समझा। तो देखिए मेडिकल रिसर्च, मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब सास अनरीजनेबल हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको इससे ना जोड़ा जाए कि सास आपको लाते मार रही हो या गाली गलौज कर रही हो। मैं आई एम सेइंग कि जहाँ अनरीजनेबल आप हो रहे हो, मैं अपनी लड़कियों के लिए जो एडवाइस पूछी, तो मुझे अक्सर ये लगता है कि ये पोजेसिव नहीं हो जाना चाहिए, जेलस नहीं हो जाना चाहिए। ये सास के लिए भी है, ये सास के लिए भी है, बिकॉज आपके बेटे ने भी जिंदगी वो की। लेकिन आई थिंक कि बच्चे ना पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए ना, वो अपने माँ बाप का अप्रूवल चाहिए, चाहे 60 साल की उम्र के भी हो जाएं। आप बेटा है तो उसको बाप का अप्रूवल चाहिए है सारी जिंदगी। हम अपने माँ बाप ही को इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक्चुअली दुनिया को नहीं इम्प्रेस कर रहे होते। ये बात अगर कोई समझ जाए, और हमारे वालिदैन भी ये समझ जाए, लेकिन ये तो कॉम्प्रोमाइज इन चीज़ों पे करना चाहिए। लेकिन जहाँ आप के हक नहीं अदा किया जा रहा, अगर आपको लगे कि कोई बंदा इज चीटिंग ऑन यू या इमोशनली भी चीटिंग ऑन यू, यू शुड वॉक अवे। चीटिंग बर्दाश्त नहीं करना, चीटिंग बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए उसको ठीक होने का। आई थिंक कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि अगर कोई आपके साथ खुश नहीं है तो उसको जहाँ वो खुश है उसको जाने देना चाहिए। मतलब कोई रीजन होगा ना कि उसके कदम लड़खड़ाए। रिश्ता इतना पक्का नहीं है। दूसरा जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप पे कोई जिसकी जबान खुल गई है, गाली गलौज है, हाथ उठा रहे हैं, ये नहीं ठीक होता। तो इस पे कॉम्प्रोमाइज करना कि मैं ठीक कर लूंगी, आप नहीं ठीक कर सकते। ये मेडिकल हेल्प भी के साथ हेल्प हो सकता है। अगर कोई किसी का गुस्सा ही काबू में नहीं है, ये आपका मसला नहीं है। किसी मर्द को ठीक करना एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको जिस हाल में बच्चा मिला है किसी का, उसको आपको अपने बच्चों को पालने का जिम्मेदारी है। किसी और के बच्चे को अगर वो बेबी है और अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सकता, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि बर्दाश्त करो, गुजारा करो, एक थप्पड़ खा लिया चुप हो जाओ, ये बात सही नहीं है। इट इज़ इंसल्टिंग एंड इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसी तरह खर्चा ना देना या साइकोलॉजिकली अब्यूज़ करना, कहाँ जा रही थी, भाई से ना मिलो, ये जो रूल्स है ना कि आप सास के साथ अच्छे हो, ये बीवी के साथ भी मर्द को चाहिए कि भाई के घर नहीं जाओगी। ये कंट्रोल मैकेनिज्म, ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की नौकरी चली जाती है या कोई और मसला हो जाता है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई बाथरूम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता या गीला तौलिया कहीं छोड़ दी, ये छोटे मसले ये मसले वक्त के साथ होते हैं। और ये भी कि आपने ना आपने कुछ सोचा होता है, आप चाहते हो कि शाहरुख खान उतर के फिल्म कहीं से आ जाए, शाहरुख खान भी घर में ऐसा हस्बैंड नहीं है। तो ये
अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म जो है ना, कि वो ये समझे कि मेरे दिमाग में क्या है, वो समझे कि मुझे इतने गुलाब के फूल चाहिए हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए, हो सकता है उसकी लव लैंग्वेज ये है कि वो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है। और ये शादी के बाद ज़रा मुश्किल है, शादी से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। इसलिए मैं अर्ली मैरिज के खिलाफ हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी लड़कियाँ और हमारे लड़के जो है उनको तो पता ही नहीं है। और ये जो जनरेशन है ना, इसको तो अब मुझे लगता है कि हम जैसे 20 साल के थे, 24 साल के थे, अब वो 20 साल का और 24 साल का मर्द या औरत वैसी नहीं है। अब मुझे लगता है ज़्यादा ज़रा मम्मी डैडी, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, तो अपने को तो पहले समझें आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको खुश शक्ल हस्बैंड चाहिए, आपको ज़्यादा कमाने वाला हस्बैंड चाहिए, आपको बाहर जाना है, जो कुछ भी चाहिए। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और मेरा ख्याल है ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। अगर आपके घर में आलू गोश्त पक रहा है और आप आगे भी आलू गोश्त ही वाले घर में जाएं तो आराम होगा। लेकिन अगर आपके घर में मतलब कोई और माहौल है, दूसरे घर में कोई और माहौल है, तो निभा नहीं सकते आप फिर। बिल्कुल ठीक। कहा जाता है कि माँ पालती है, बेगम तरबियत करती है मर्द की। आप इससे इत्तेफाक नहीं करती? यही तो मैं कह रही हूँ कि बेगम का काम तरबियत करना नहीं है। मतलब अपना बेटा आपने उसको बिल्कुल लावड़ छोड़ा हुआ है और आपने उसको, आपका ख्याल है कि वो किसी और की बेटी आके उसको, उसकी नौकरानी तो नहीं है, या उसको कहेगी कि तुम्हें नाखून काटने चाहिए, उसको कहेगी कि तुम्हें टीथ ऐसे ब्रश करने चाहिए। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये तो एक बड़ी छोटी सी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अक्सर फॉर एग्जाम्पल, एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आपका बेटा शराबी है या रात को लेट आता है या नशई है, तो आप समझ रहे हैं कि किसी और की बेटी आके ठीक करेगी। आप तो ठीक कर नहीं सके, क्योंकि ऐसी हरकतें अगर आप नहीं ठीक कर सके तो बीवी कैसे ठीक करेगी? तो जुल्म है। और ये हम करते हैं, ये हम अपनी बेटियों के साथ भी करते हैं, हम अपने बेटों के साथ भी करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि शादी करने का लोगों को बहुत शौक है, लेकिन अरेंज्ड मैरिज का मतलब समझे नहीं है। हम अरेंज मैरिज क्या करते हैं कि देखा जी उसके घर में मार्बल फ्लोर है, उसकी जात भी 8 है, ये अरेंजमेंट कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए भी। हम किरदार पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। हम तो मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये रिश्ता आया, अब कहें जी बड़े शरीफ लोग हैं, नाइस, जैसे कराची में नाइस लोग हैं। व्हाट इज नाइस मीन? डज नाइस मीन कि बहुत ज़्यादा दौलत है? यस, इंडीड। Indeed, and that's, and I'm not saying कि कुछ लोगों का ये टारगेट होता है, that's perfectly fine also। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपको कैश चाहिए जिंदगी में, लेकिन should be very clear। आप ये नहीं कह सकते कि भाई की तो थी शादी इस वजह से क्योंकि करोड़ों का महर लिखाया है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं ओह शराब क्यों पीता, तो ये पहले देखना चाहिए था ना। You can't have everything, you have to be very clear कि आपको चाहिए क्या है। आप कितना महर लिखवाया आप? एक्चुअली ये मुझे बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़, मतलब 2 चीज़ें फ़र्ज़ है इस्लामिक निकाह में, और उसमें एक हक महर है और दूसरी जो आपकी शहादत देते हैं विटनेसेस। और मैंने तीनों बार, और ये प्लीज़ डोंट फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम। हक महर लिखवाएं, जो लड़की चाह रही हो ठीक ठाक हक महर लिखवाएं, क्योंकि ये शरीयत में आपको हक है। और इसकी बड़ी लॉजिकल एक बात है। और ये भी समझे कि हक महर तलाक पे नहीं दिया जाता, हक महर आपको निकाह पे दिया जाता है। तो आप 20 तोले चाह रहे हैं, आप 20 तोले लिखवाएं। आप 1 लाख लिखवाना चाह रहे हैं, अगर आप इन्हीं तरह है कुछ नहीं लिखवाना चाह रहे, अच्छा कुछ भी नहीं। मुझे तीनों दफ़ा मैंने इस दफ़ा तो खैर इन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार भी किया, लेकिन मेरी सिचुएशन तीनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा मुख्तलिफ भी थी। पहली दफ़ा शायद मेरा ख्याल है मेरी सुनी नहीं गई, क्योंकि फैमिली में जब शादी जी, फिर वो बड़े डिसाइड तो कर रहे हैं। पेरेंट्स भी मतलब कहते हैं ना कि नहीं जी ये तो वो काटा मार देते हैं और आगे लिखते हैं कि कुरान और सुन्ना की रूह में जो भी है, दैट्स वेरी वेग। सो अल्लाह पाक ने मतलब हमसे ज़्यादा बेहतर है ना, जो जिसे तख्लीक किया है हमें उसको बेटर पता है कि हम कैसे हैं, हमारी क्या फ्लॉज हैं। उस वक्त तो आपको मोहब्बत तो ही होती है, लेकिन हक महर ज़रूर लिखवाना चाहिए। मैंने नहीं लिखवाया और मुझे इसका मुझे पर्सनली कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं तीनों बार अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली उस तरह अल्लाह पाक है राज़िक, लेकिन हर बच्ची का वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जो मेरे पास हैं। तो प्लीज़ लिखवाएं, खुद भी लिखवाएं और वालिदैन भी हक महर ज़रूर लिखवाएं। बिल्कुल ठीक। सियासत पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप सियासी जमात बनाएंगे कभी?
अब सोच रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें सिर्फ मतलब औरतों की जमात होनी चाहिए। बिग पार्टी क्यों? आज भी पिक किसी मर्द ने चूज किया है बड़ी जबरदस्ती, लग क्योंकि किसी ने भेजा है, तो मैंने कहा मैंने नहीं पहनना ये, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं क्यों पिंक? नहीं, ऑल कलर शुड बी अलाउड फॉर वुमेन, बट आई डू थिंक कि विमेन पार्टी होने की जरूरत है। और ये मैं सिर्फ बिकॉज आई थिंक कि औरतों के लिए ना रास्ता पॉलिटिक्स में आने का, बल्कि कहीं भी क्या उसमें सिर्फ खवातीन ही वोट देंगी उसको? खवातीन ही? मुझे लगता है कि अब देखें, अब की देखें, जो भी आप इसको कहें 2024 का जो कुछ भी हुआ है, इलेक्शन कहना चाहें तो इलेक्शन कह लें, एक तो हमने 4% से कम खवातीन को जनरल सीट्स दी हैं। पहले 4% देते थे, अब हमने कुछ मेरा ख्याल है 3.77% दी है। बड़ी जमातों की बात करें जिनको इजाज़त थी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की। अच्छा, उसके अलावा अगर जनरल सीट्स पे आप देखें तो या तो आप किसी की बेटी हैं या बीवी हैं, या हमें पता नहीं है कि आप बीवी हैं, या आप नानी हैं या दादी हैं, भतीजी हैं, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। रिजर्व सीट्स पे तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो अगर एक लड़की जिसका बाप नहीं है पॉलिटिक्स में, जिसका किसी से डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड रिश्ता नहीं है किसी मर्द से, वो कैसे आएगी पार्लियामेंट में? उसके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए ना कि जहाँ उसको ये ना लगे कि इसने मुझसे ऐसी बात कर दी है। अभी तक लोग ऐसी बात मुझको कर जाते हैं, मैं सोचती हूँ मुझसे नहीं डरते। इनडायरेक्टली क्या तासुर लिया जा सकता है? यानी जो पार्लियामेंट में है वो डिक्लेयर या अनडिक्लेयर रिश्ते की वजह से है? एब्सोल्युटली, मैं तो बट डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मैंने कोई इनडायरेक्ट बात की ही नहीं। मैं तो साफ साफ आपको कह रही हूँ कि मतलब यू कैन से कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जनाब मरीम नवाज CM है, आप बात करेंगे जी बड़ी ज़बरदस्त बात है, आसिका भुट्टो भी हैं पार्लियामेंट में, राइट? लेकिन क्या ये मुमकिन था अगर उनके वालिदैन पॉलिटिक्स में ना होते, अगर वो एक सर्टन फैमिली, और ये तो वो नाम है जो आप जिनको पहचानते हैं, अगर आप लिस्टें उठा के देखें तो इनकी तो फिर फैमिली से एक कोई दो बंदा है, बाकी जो सेकंड थर्ड टियर है सूबाई लेवल पे आप देखें, सेनेट की सीटें आप देखें, मियाँ बीवी बेटा बेटी नाना नाना भतीजा भतीजी, ये तो मतलब इस तरह तो आपने एक, पहले हम कहते थे ना 22 खानदान है, अब 5 खानदान है, ये आपसी में शादियां करते हैं। एक पार्टी से टिकट ना मिला तो दूसरी पार्टी को चले गए, फिर शाम को भी साथ बैठे हुए। और ये अशरफिया जो है ना, ये आपकी नुमाइंदगी कर ही नहीं सकती। ये तो मेरी नुमाइंदगी नहीं करती, तो आपकी नुमाइंदगी क्या करेगी? नहीं करती। आपके साथ आपने जो पढ़ा है या जो आपने करियर मतलब जब नौकरी पेशा भी रहे थे, अब तो शायद आपके साथ मैच करते हो क्योंकि कुछ टिकटॉकर्स को मिल गए, लेकिन आम नौकरी पेशा जो मिडिल क्लास है, जो बाइक है, जो 24 करोड़ आवाम है, उसके साथ पार्लियामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेहरा मैच करता है। एटलीस्ट 80-85% जो है वो पार्लियामेंट पाकिस्तानी की नुमाइंदगी नहीं करती। ये खलाई मखलूक है। ये जो बात आज आप कह रही हैं, एक सियासी जमात ने भी ये नैरेटिव रखा था कि हम नए चेहरे लेकर आएंगे, फिर बाद में इलेक्टेबल्स को ही ले लिया। तो ऐसा तो नहीं है, आप भी जब बना लेंगे तो फिर जरूरत तो पड़ती है पार्लियामेंट में आने की, नए चेहरों को तो और नहीं पड़ता। देखिए, मैं 2012 से पाकिस्तान में हूँ और मुझे इसी वजह से डर लगता है। मुझे इस दफ़ा बड़े लोगों ने गिला किया, आपने सियासत, आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? एक भाईजान, मैं कैसे इलेक्शन लड़ सकती हूँ? कौन से जहाज है मेरे पास, कौन से मेरे पास शुगर मिल्स है, क्या बातें कर रहे हैं, कौन से मेरे पास मूठो वाले खतरनाक भाई है? मैं कहाँ से अभी वही है, मैं इसलिए इशारत ये खतरनाक होते हैं। मतलब मुझ नहीं तो कुछ नहीं। सियासत में मुझ डाला एंड डंडा, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं और ये ऑब्वियस होनी चाहिए। और पीछे फिर आपके शुगर मिल होनी चाहिए, शुगर माफ किया जिसको कहते हैं, आपके पास जहाज होने ज़रूरी हैं, आपके पास हेलीकॉप्टर होने ज़रूरी हैं। आप मतलब ना हो तो एक दोस्त होना चाहिए जिसके हो। हाँ, तब जाहिर है ऑब्वियसली अपने थोड़ी आपने डिक्लेयर तो नहीं करना ना, आपकी तो आपके नाम पे तो ना कोई प्रॉपर्टी निकलेगी ना, आपकी जो बेगम साहिबा है उनका तो टैक्स निकलेगा 408 रुपया। और जो बंदा नौकरी पेशा है, जो सैलरीड है, उसकी तो हमारी तो तनख्वाह कट के आती है। तो मुझे तो बड़ा डिप्रेशन हुई कि जी मेरे नाम तो कोई गिफ्ट ही नहीं है, कोई गिफ्ट ही नहीं है, इनके तो सारे गिफ्टों में टैक्स ही माफ है। और औरतों के लिए आज सेफ है। मतलब मैं समझती हूँ कि नॉट ओनली कि मैं डायरेक्ट कॉन्टेस्ट कैसे कर सकती हूँ, मतलब 1 अरब तो कुछ नहीं है ना, 1 अरब तो आपके लिए वेले हैं, ये उन्होंने कर दिया, ये कैसे मुमकिन है? हाउ कैन यू गेट दैट मनी? मतलब
इतना पैसा आप लगा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? इसके ऊपर वो डायलॉग नहीं है वो फिल्म वाले कि किधर से आएंगे झुमके, हाँ, क्या कह रहे हैं झुमके? तो मुझे ये जब मैं देखती हूँ इनकी जो जिस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं इलेक्शंस वगैरह पे, मतलब लोकल लेवल पे जो है, दैट इज नॉट सिविल ही नहीं है जी। ये आप पाकिस्तान आपको अंदाजा है कि एमएनए का इलेक्शन कितने करोड़ में लड़ा जाता? सर जितने में बैठते हैं उसका अंदाजा मुझे तो हो गया है। अब बैठने वाले बैठते भी जो है वो भी कोई मेरा ख्याल है कि कमाल का बैठने का रेट 5-10 करोड़ से बढ़ गया है, और सेनेट का तो मेरा ख्याल है रनिंग रेट 37 करोड़ पे, मतलब वो एक बिडिंग प्रोसेस भी बड़े 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 धोखे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, आपने कहा बदल तो नहीं जाएंगे, बदल मुझे इसी बात से डर लगता है कि मैं इनकी तरह ना हो जाऊं। अभी भी जो लोग हैं ना बाहर से, वो समझते हैं कि मैं इनकी तरह हूं, वो कहते हैं इनको क्या पता है ये तो। लेकिन मैंने 2012 मुझे बताएं आपको क्या पता है? आपने कभी गरीब के झोंपड़ी में जाके आप बैठी हैं, बंद पंखा आपने देखा है गर्मी की शिद्दत के अंदर? आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं पाकिस्तान में? पहला जब मेरा इत्तेफाक हुआ मुल्तान जाने का, तो मैं गई, किसी नर्स की शहादत हुई थी क्वेटा में, और वो उसका ताल्लुक मुल्तान तो मैं ब्रॉडली कह रही हूँ, छोटा सा गाँव था। जब मैं वहाँ पे गई तो जुलाई था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मैं एसी वाली गाड़ी से उतरी और गई, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे लगा कि जैसे मतलब लिटरली जैसे शावर लेके इंसान नहीं आता, इस तरीके से मैं भीग गई। सिर्फ उनका मतलब मैं दुआ के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। मेरी अब मैं जो सहाफ़त कर रही हूँ, मुझे वापस आई हूँ, तो लोग इसके ऊपर बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। तो मैं जब भी मोटरवे पे जाती थी तो मुझे एक स्मेल आती थी। मोटरवे बड़ा आलिशान है, पर मुझे एक स्मेल आती थी। तो मैं पूछूँ इनसे, ये कहीं जी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, स्मेल बड़ी गंदी है, क्या है? तो मैं गई गंदे नाले के पास, और जब मैं जाने लगी तो सब मेरे क्रू ने कहा कि ओ इधर तो जी बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े ये होते हैं, बड़े वो होते हैं, और ये जो खैमूर वाले हैं ये तो बड़े दहशतगर्द भी होते हैं, इनके पास असला। आप यकीन करें, मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो जो मेरा गाइड था उसने ना नाक पे दूल्हा नौशा की तरह रुमाल रखा हुआ, और बाकी सारा जो क्रू था उन्होंने सबने मास्क पहने। और आप ऐसे? बिकॉज अगर आप महसूस नहीं करेंगे और आप चलिए, मुझे कहा जी यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से, मैं कहा नहीं, मैं इधर ही से चलूँगी, क्योंकि बच्चे और वो आप देखेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ पहले करती थी वो टीवी पे नहीं आता था, क्योंकि ज़ाहिर है पाबंदियाँ थी। अब जो कुछ मैं दिन में गुजारती हूँ वो मैं आपको टीवी पे दिखा रही हूँ। और मैं हैरान हूँ, आप तो पंखे की बात कर रहे हैं, उन्होंने बत्ती नहीं देखी थी, लाइट बल्ब नहीं देखा। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, मैं 2012 से जहाँ जहाँ जा रही हूँ, वहाँ लोगों ने 4 दिन बिजली नहीं आती। मतलब वो बिजली ऐसे जिस दिन आती है तो वो ईद मनाते हैं। बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं, दालबंदी आप चले जाएं अभी तक, और आप गवादर चले जाएं, कुछ नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक वो शख्स जो कि आप जैसे कह रहे हैं पंखे के बगैर सारा दिन गुजार सकता है और गुजारता रहा है, उसको हल्के की नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, और वो वहाँ जाके खरीदा ना जाए। लेकिन जब तक आपके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, जिस हल्के से आप खड़े हो रहे हैं उस हल्के में रहें आप। मतलब आप NA 127 का एग्जाम्पल ले, अभी मुझे तो नहीं समझ आई, वहाँ पे 95% तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्यों रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता था? होना चाहिए था। 95% आपका क्रिश्चियन वोट है, और अगर आप रहेंगे नहीं, आपको स्मेल नहीं आएगी कि ये गंदा नाला जो खुला हुआ है, आप जब उस ह्यूमन टॉयलेट में से गुजरेंगे नहीं, तो आप जाहिर है आप कौसार में बैठेंगे। तो जो एक पार्टी आई थी जिसने कहा कि नहीं हम कुछ लोगों को वो भी देंगे, वो भी वापस अपने हलकों में गए ही नहीं। नेशनल असेंबली के ज्यादातर कैंडिडेट्स तो मेरे ख्याल अपने हलकों में नहीं जाते। आपको पाबंदी होनी चाहिए कि आप कम से कम 3-4 दिन हल्के में, आपका मेन रेजिडेंस हल्का होना चाहिए, और फिर लेजिस्लेशन के लिए आपको आना चाहिए। एब्सोल्युटली आपको असेंबली में लेजिस्लेशन के लिए आना चाहिए। लेकिन जो लोग आए हुए हैं आपका ख्याल है कि वो मतलब अंगूठा छाप, तो ब्यूरोक्रेट जो कहता है, जो बापू कल्चर कहता है, वो करते हैं। मतलब हम ट्वीट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं अच्छा जी हमें पता नहीं, तो मैंने आपको सेनेट में किस लिए भेजा है? प्रोटोकॉल के लिए भेजा है। पाबंदी होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल पे पाबंदी होनी चाहिए। मतलब अगर इस्लामाबाद में किसी को डाले की और सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हैं,
तो इसका मतलब है इस्लामाबाद सेफ नहीं है, और अगर इस्लामाबाद सेफ नहीं है तो ये आपका कसूर है, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं बराए नाम, आपको प्राइवेट सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? शशके है ना, शशके। और ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको, आप यकीन करें, मैंने जब BBC में और बाहर काम किया तो हमारे भी स्टाइलिस्ट होते थे, कपड़े आ रहे हैं, मेकअप आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, बड़ा वो, वहाँ भी आपको कहा जाता है कि जब आप इयररिंग्स पहने ना तो ज़रा हिसाब का पहने, क्योंकि आपका ऑडियंस डिस्टेंस हो जाएगा आपसे। हालांकि आपको डिज़ाइनर, आप मेन स्ट्रीम TV पे आ रहे हैं, डिज़ाइनर आपको बेचते हैं कि आप पहने, आप खुद पे नहीं कर रहे होते। इधर लोग पैरों नंगे बच्चे फिर रहे हैं, औरतें जिनके 8-8 बच्चे हैं, सड़क पे उनके मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इधर तुक बनती है कि अब इतने डिज़ाइनर, अमेरिकन डिज़ाइनर्स पहन के, और मतलब शर्म आनी चाहिए। दिस इज़ वल्गर, आई फाइंड दिस डिस्टेस्टफुल। तो मैं पहले जो भी मेरी लाइफ थी, आप यकीन करेंगे, पाकिस्तानी जूता, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, आई शुड बी प्रमोटिंग कि बाकी लोग भी मेड इन पाकिस्तान जूता पहने। ये कौन से ब्रांड का? ये जनाब एंड्योर का है, और हाँ ये एंड्योर का है इसलिए क्योंकि नाइकी हम नहीं बनाते, और माशाल्लाह इट्स वेरी गुड एज वेल, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। और देखिए कलर भी कितना अच्छा मैच कर रहा है, इट्स वेरी कंफर्टेबल एज वेल। तो ये आपने पाकिस्तानी ब्रांड का जूता? मैं पाकिस्तानी ब्रांड ही पहनती हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड, एंड ये मतलब ऑब्वियसली ये खुद जाके मैंने फ्री में एंड्योर की पब्लिसिटी भी करती? अपना ही है ना। नहीं है। देखो मैं भी अगर पैसे लेने शुरू कर दूँ, ये वैसे तो लेने चाहिए, लेकिन और ये क्यों ज़रूरी है, ये देखें, ये क्यों मैंने पहना हुआ है, इसलिए क्योंकि आपको ना शादी निभाने के लिए ना इतना बड़ा डायमंड की ज़रूरत नहीं होती, रिश्ते अंगूठियों से नहीं निभाए जाते। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, लेकिन आपके जो पब्लिक डोमेन में लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे TV एक्टर्स हैं या सियासतदान हैं, मतलब वो मैच ही नहीं करते। कम से कम ड्रामा ही कर लो शादी का। कुछ लोग तो कम से कम वो तो कर रहे थे। अब तो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर मैं सियासत में आ गई और मैं भी इनकी तरह कठपुतली बन गई, मैं भी सर जी सर, जो सर, हाँ जी बैठ जाओ, हाँ जी उठ जाओ, क्या पता मैं ऐसी हो जाऊँ। आई डोंट वांट टू बी। तो मैं 2012 से जब सहाफ़त भी कर रही हूँ, तो मैंने आज तक किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे कहें जी ऐसा प्रोग्राम करें। अभी मैं तुर्फम बॉर्डर से आई हूँ, ईद मैंने जवानों के साथ की, और मैंने खुद अरेंज किया, खुद गई, और वहाँ पे कुछ चीज़ों पे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं चलानी चाहिए। मैंने कहा मैं हूँ ना, ये मेरा प्रोग्राम है, मुझे पता है क्या चलाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आर्मी का जो जवान है या जो रैंक एंड फाइल है, उसमें एक मतलब ये देखिए, ये लोग वो हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ या ओहदे नहीं होते, ये बेचारे हमारे अभी तो कितनी शहादतें हो रही है। तो मैं वो दिखाना चाहती थी जो एक्चुअली वो फील करते हैं कि वो बीवी को मिस कर रहा है, हाँ, न्यूली वेड है, 1 साल उसने अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी इस याचन पे। तो मुझे उन्होंने कहा जी ये नहीं, ये है वो। मैंने कहा नहीं, ये मेरा प्रोग्राम है, मैं वो चलाऊंगी जो मुझे लगे। डिफरेंटली सोचती हैं। और ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए ना, मैं वापस भी हूँ, अल्लाह की शान है। कौन सोच सकता था कि जिसका जर्नलिज्म करियर 2016 में मतलब तो गिच्ची दबा दी, लेकिन मैं अब जिद से वापस आई हूँ, क्योंकि आपको मुकाबला तो करना है, और ज़िंदगी कॉन्स्टेंटली एक बैटल है कि आप सोचते हो कि हाँ मुझे यहाँ नहीं जाना क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है, हाँ क्योंकि हम तो ऐसे एक सोशल क्लास में हैं, तो क्या मुझे इस थिएटर वाली के साथ बैठना चाहिए, क्या मुझे एक डांसर के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कोई बर्गर क्लास हूँ, मैं यहाँ बैठी, ओह वो देयर सो डर्टी। किसने डर्टी किया है? क्यों बच्चे डर्टी है? इसी वजह से कि मैं कभी गई नहीं ना। क्यों बच्ची को स्कूल से निकाल दिया है? क्यों बच्चे हमारे सड़कों पे भीख मांग रहे? मेरी वजह से ना। मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ, तो मैंने तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्रिंसिपल पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, चाहे लोगों ने जो कुछ कहा है। लेकिन हो सकता है कि मुझे देख के कोई एक बंदा इंस्पायर हो जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी सारे ऐसे हैं, जी यहाँ पे तो यही चलता है ना। मैंने पहले जो चलता था वो किया है। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ चलता है, यहाँ पे तो पूरी स्क्रिप्ट आती है, ऐसे प्रोग्राम, साथ लिफाफा आता है, साथ स्क्रिप्ट आती है, साथ फिर आप बड़े एंकर बन जाते हैं। लेकिन आई डिडंट वांट टू डू दैट, एंड आई डोंट थिंक कि मैंने सफ़र भी किया है। एटलीस्ट यू नो मुझे कॉन्शियस मेरी क्लियर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम्पल की वजह से आपके बच्चे वैसा बिहेव करते हैं। तो सियासत में अगर मैं आई तो इसलिए नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, सियासत में इसलिए क्योंकि देयर आर पीपल जिनको सियासत में आने का
कोई रूट नहीं है और अच्छे लोग हैं और वो आना चाहते हैं। और वो आने से घबराते हैं, औरतें आने से घबराती हैं। देखिए मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनको एक ज़माने में जब सेनेट खुला तो मैंने कहा तुमने क्यों नहीं सेनेट के लिए अप्लाई किया, तो वो मुझे कहा देखो मैं ये नहीं कर सकती, मेरी सास है, मेरा हस्बैंड है, मेरे। इज्जत का फालूदा बनता है। अब आप देखिए ना कि भी असेंबली का मैं आपको एग्जाम्पल, तो अभी एक हालिया वाकया हुआ, लेकिन ये तो उस वाकया हुआ क्योंकि हाईलाइट हो गया, ये जो जूतों और वो जो नस्वार फेंकी गई एक खातून के ऊपर, ये पहले भी होता रहा है, ये तो इस दफ़ा ज़रा हाईलाइट हो गया। क्या माहौल ऐसा है कि कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर से पढ़ के आई है, वापस सर्व कर रही है, कॉर्नेल ग्रेजुएट। ये मैं आपको केपी की इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी सीनियर्स हैं, मेरी अपनी क्लास फेलोज हैं, वो सोच भी नहीं सकती ऐसे लोगों के साथ बैठने का। पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब फैमिली जो है वो अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं भेज सकती। असेंबली की बात करें, मैं असेंबली की बात कर रही हूँ। और असेंबली बदलना क्यों ज़रूरी? असेंबली बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असेंबली फैसला साजी करती है। मीडिया भी बदलने की ज़रूरत है। मीडिया में क्यों CEOs कोई नहीं औरतें? वो हैं जिनकी फैमिली बिजनेसेस हैं, लेकिन कि क्या एक औरत एंकर्स हैं? कि आपने उनके अंदर बैठ के महसूस किया कि इनके दरमियान नहीं बैठा जा सकता? मैं सबको नज़दीक से देखा है जी। मतलब कुछ लोग जो अब हैं, जो कुछ ओहदों पे हैं, मैं तो कहती हूँ अल्लाह मेरी बांदा को जन्नत नसीब करे। शुक्र है कि वो नहीं देख रही। अगर उनको पता होता कि KP में आजकल क्या हो रहा है, मतलब वो लोग जिसको आप गेट से अंदर एंट्री नहीं देते, मुहज़्ज़ब लोग, एलीट लोग, आपने उनको सेनेट में बिठाया हुआ है, आपने उनको पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, आपने उनको सूबाई असेंबली में बिठाया हुआ है। उन्हीं के दरमियान एक दफ़ा आप बैठी थी और आपको उन्हें उठाया हुआ था, आप कह रही थी किधर है, मैं नहीं कहता, नाम नहीं लेता चले, किधर है, तो उस वक्त में आपको महसूस हुआ ये लोग कैसे हैं? पहली बात यह है कि मैंने एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड एज मासूम पश्तून, मासूम पश्तून, लेकिन पश्तून को एक दो गलती की इजाज़त होनी चाहिए, हम वाकई मासूम लोग हैं। मैंने 2013 में PTI को वोट डाला और मैं आज तक जिस कैंडिडेट को वोट डाला मैं उसका मेरे ऊपर गिल्ट है। एक ही दफ़ा वोट डाला है पाकिस्तान में और मैंने 2013 में PTI को डाला, और जिस शख्स को डाला मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जिसको वोट नहीं डाला वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका ताल्लुक किसी एक दूसरी पार्टी से, वो नहायत ही शरीफ आदमी है, ठीक है, बड़े दीनदार शख्स है। मुझे पता था कि कैंडिडेट मतलब उसकी बीवी को वो पसंद नहीं है, तो मैंने उसको लेकिन वोट डाला। और मैंने PTI या कोई भी पार्टी आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ये अगर किसी के दिमाग में वहम है, हाँ जिस बात की आप एक ज़ाती ताल्लुक बना और उससे मुझे मौका मिला टू सी कि अच्छा ये सारे एक ही जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ये हम तो सोच रहे थे ना मिडिल क्लास की नुमाइंदगी होगी, हम तो समझ रहे थे कि अच्छा बाकी तो मौरूसियत है, बाकी तो जनाब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई वडेरा है, ये डिफरेंट है। माहौल वो डिफरेंट नहीं था, वो सिर्फ उसका मतलब एक फसाड था, एक जो पैकेजिंग थी वो डिफरेंट थी। लेकिन मैंने पार्टी को मतलब, और वहाँ भी जाहिर है अगर मुझे काफ़ी चीज़ें बड़ी खौफनाक, काफ़ी अनएक्सेप्टेबल लगती हैं, लेकिन मुझे फ़र्क कोई नहीं महसूस हुआ। लेकिन आपको पता है एक ज़ाती रिश्ते में आप बड़ा मतलब आपका ट्विटर हैंडल भी, फेसबुक भी, हर चीज़ भी, आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ थोड़ा बहुत कंट्रोल की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है अगर मैं एग्री करती तो शायद मुख्तलिफ आउटकम होता। तो वो आई थिंक इट नीड्स टू बी करेक्टेड इवन नाउ कि पॉलिटिकल पार्टी हो और पॉलिटिकल पार्टी उन नौजवानों को, उन ख़वातीन को एक्सेस दे, सेफ एक्सेस दे कि कोई आपको आके मतलब जुर्रत कैसे है किसी को अभी तक मतलब मेरी उम्र में सोचे कि लोग मुझे कहते हैं आपकी डिस्प्ले पिक्चर कितनी अच्छी है ना, आपको हिम्मत कैसे है मुझे बात करने को। आप मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन ये ऐसे होता है। और मुझ जैसी खातून को ऐसा भी आप कह देंगे जी आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो मैं तो दिस इज़ ऑब्जेक्शनेबल, अनएक्सेप्टेबल। और लड़कियां गुजारा करती हैं, लड़कियां बहुत बहुत गुजारा करती हैं, मीडिया में गुजारा करती हैं। वो यहाँ से शुरू होता है गुजारा करना, फिर आगे तक जाता है। बिकॉज क्या करें, या तो आप फिर घर बैठ जाएंगी या फिर क्योंकि माहौल ही बन गया। कल छोड़ दें, अल्लाह रिस्क देने वाला है, क्यों घर बैठ जाए। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ कास्टर है और बार बार अगर उसका कोई जो भी कोई हेड है वो बार बार उसको नाइट शिफ्ट पे डाल रहा है, जानबूझ के उसको तकलीफ दे रहा है, इन दी एंड या तो वो उसको जॉब अपनी छोड़नी पड़ेगी
या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मेरे ऊपर बड़ा एतराज़ होता है कि मैं ये बात करती हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगी तो और कौन बात करेगा। ये बात करने वाली है कि जो हालात हैं औरतों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठना सेफ नहीं है, घर से निकलना सेफ नहीं है। 11 साल की बच्ची, मैं अभी यहाँ से उठूँगी, मैं अस्पताल जाऊँगी, 11 साल की बच्ची अपना कज़न और अपना चचाजाद और अपना खानूजाद, 4 और लड़कों के साथ उन्होंने पकड़ के उसके साथ ज्यादती की है। वो अस्पताल में पड़ी हुई है इस वक्त। हमारे तो लड़कियां, बच्चे सेफ नहीं है। जिसके पास पावर होती है, पॉलिटिशियन के पास बड़ी पावर होती है, एमएनए के पास बड़ी पावर होती है, उधर आप ना कर सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है। मुझे आके बच्चियाँ बताती है, मैं खुद आपको बता रही हूँ। मैं तो ये नहीं बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती। जो कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी तो रेजिस्ट किया है ना, तो बच्चों भी करे। लेकिन रेजिस्ट किया तो फिर रहते बैठे हुए ना, आप पार्लियामेंट में तो नहीं बैठे हुए। यही वजह है ना कि मैं यही कह रही हूँ कि या तो Is it your dream to be in parliament? but there is no Is this not a good place where you are sitting? You're fine. I'm fine because एक लेवल तक। So as an anchor आप बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट? ये जो है ना, ये फैसला साजी नहीं है, ये CEO पोजीशन नहीं है। आपको नहीं लगता ये पूरी कौम के अंदर ही मसला है? ये बिल्कुल। हाँ, ये कौम पूरी कौम नहीं, ग्लोबली मसला Globally। है। पाकिस्तान में कोई लॉज भी नहीं है, मतलब फैसला साजी। अब आप देखिए टीवी पे प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी होती हैं बुढ़े बाबों के साथ, जी जी बिल्कुल अच्छा, बस इसलिए बैठी हुई हैं और वो तजिया दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ऐसा है ना, बड़े बड़े तजिया निकाल, लेकिन आर यू वांट औरत ठीक है, की, प्रोग्राम भी तो चला। औरत की जो जगह है ना, वो डेकोरेटिव नहीं होनी चाहिए। काबीना में आपने एक बच्ची बिठाई हो और वो सिर्फ मतलब खाना पूरी कर रही है। मिनिस्टर भी आपने अगर बना दिया है जैसे तैसे भी, लेकिन क्या उसकी डिसीजन है, उसकी से नहीं है। पीस टॉक्स पे आप देखें, तालिबान और यूएस के दरमियान पीस टॉक्स हुई, ख़वातीन वहाँ पे तबाह होंगी। जब भी कहीं वॉर होती है, जब भी कोई मसला होता है, कौन इफेक्ट होती है? रेप कौन होती है? औरत होती है। बेवा कौन होती है? औरत होती है। बच्चा किसका लैंड माइन पे जख्मी होता है, मेम होता है? औरत का। वो है ही नहीं है, ना वो पीस टॉक पे है, ना वो पॉलिसी टॉक पे है, वो है ही नहीं है। स्टेक होल्डर ही नहीं है औरत। तो इसलिए फैसला साजी जहाँ होती है वहाँ उनके लिए एक्सेस होनी चाहिए, वहाँ पे स्पेस और सेफ स्पेस होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने अपना सहाफ़ी कैरियर दोबारा से आगाज कर दिया। अब मैं बतौर सहाफ़ी आपके कुछ रिमार्क्स, कमेंट्स जो हैं कुछ सियासतदानों पर लेना चाहूँ। सबसे पहले तो ये कि शाह महमूद कुरैशी, सर जी, शाह महमूद कुरैशी आपके बकौल वो हेट लिस्ट में थे एक्स्ट्रा मिनिस्टर की, और उनका मजाक उड़ाया जाता था निजी महफिलों में। तो वो तो बड़े उनके वफादार निकले। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाह महमूद कुरैशी? ना शाह जी, मेरा तो ख्याल है कि तब भी मैं उनको और मैंने तो 2018 में जब किताब लिखी तो मैंने तो जिस भाई को क्या कहते हैं, वार्निंग देनी थी या मतलब इत्तला देनी थी कि जरा अपने को संभालने, और शाह महमूद कुरैशी का आप हाल देख लें। लेकिन पार्टीज़ में ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही प्रॉब्लम है कि जब आप ऊपर जो एक पर्सनालिटी, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है कि जब तक आप ये ना कहें कि जी आप तो क्या है, वाह वाह सर आप तो जो कोई भी उनको लकब दिया हुआ है और आप बिल्कुल उनके आगे, ये डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। PMLN में नहीं है, PPP में नहीं है, JUIF में नहीं है, PTI में भी नहीं थी। तो शाह महमूद कुरैशी को जाहिर है, मतलब मैं तो वो कमेंट्स सुने जो कि मुझे लगा कि अच्छा इनकी, और उनको एक्सेस भी नहीं थी, लेकिन उनको जो करना पड़ा है वो फिर जाहिर है सियासी करियर को करना पड़ता है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। शाह जी के इंस्टेंस में शायद उनको पता भी नहीं था, ये भी मुमकिन है कि उनको पता ही ना हो। मेरा ख्याल है कि उनको मैं इतना इन माई बुक्स आई वुड नॉट रेट इनके बहुत शातिर है। आई थिंक ये इस्तेमाल हुए हैं और वो भी कोशिश कर रही होंगी इस्तेमाल करने की, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि इस्तेमाल हुए हैं, मिला कुछ नहीं उनको। हो सकता है आगे कोई प्लान हो जिसका हमें नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा है तो मुझे लगा है कि बहुत आई थिंक उनके लिए बारे का सौदा नहीं रहा है। जहांगीर खान तरीन, आपके बकौल एक्स प्राइम मिनिस्टर वुड डू एनीथिंग फॉर जहांगीर खान तरीन। अब फिर उन्होंने एक नई सियासी जमात भी बना ली अपनी, पिछली जमात से अलग भी हो गए,
नई सियासी जमात बना के फिर खुद ही क्या कर रहे हैं जहांगीर? नहीं, जहांगीर खान तरीन, ये तो मैंने नहीं कहा कि दी एक्स प्राइम मिनिस्टर वुड हैव डन एनीथिंग फॉर हिम। आई सच कि जहांगीर खान तरीन ने बहुत ज़्यादा, और सबने ही काफ़ी सपोर्ट किया। अलीम खान ने भी सपोर्ट किया, जहांगीर खान तरीन ने भी किया। जहांगीर खान तरीन को सबसे ज़्यादा एक्सेस थी, मतलब घर के अंदर एक्सेस, मतलब बगैर बताए जो आ सकते हैं उस तरह की एक्सेस थी। वो एक्सेस शाह महमूद कुरैशी को नहीं थी। मैंने ये इनके बारे में कहा है। जहांगीर खान तरीन के साथ जो हुआ वो हमें पहले से पता था कि ये होगा, ये सौदा हो चुका है। उनकी जो सेक्रीफाइस या बलि चढ़ने जा रहे हैं ये हमें पता था, उनकी टीम को भी पता था, उनको शायद ना पता हो। देखिए, सियासत में मैं इन तमाम लोगों को आई थिंक कि सियासत में अगर आप आए और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आए, कुछ करने, कुछ अपने लिए बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए आए, तो उसको एम्बिशन विदाउट अ कॉज कहते हैं, और मैं इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। ज़िंदगी में भी अगर आप सिर्फ अपने लिए ही कुछ करना चाहते हैं ना, तो आई थिंक कि ये ज़िंदगी का ये मतलब पर्पस नहीं है। पर्पस लाइफ का है कि आप किसी और के लिए क्या कर जाते हैं। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ज़्यादा तस्कीन और खुशी होती है कि आप सुबह उठे और आपने सोचा मैं कितना कुछ माल खुद अपने ज़ात के लिए बटोर दूंगा, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन क्या आप किसी और के लिए कर जाएंगे, उसका आपको फ़ायदा होना है। ज़िंदगी आपकी खुशहाल होगी। ज़िंदगी, मैंने प्रिंसिपल अपना ज़िंदगी ये रखा है। जब कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है या कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, किसी भी तरह, आई होप बाय क्रॉक, मतलब सिर्फ उसको उस कुर्सी तक पहुंचना है, तो ये एक बड़ी सैड सी जिंदगी है। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है क्योंकि जब माल मैंने बना लिया, लेकिन मैं ना, ये मुझे टिक चाहिए, ब्लू टिक चाहिए, जैसे नहीं ट्विटर पे आपको ब्लू टिक चाहिए, तो कुछ लोगों में ये एक कमी होती है। और मैं JKT को ज़ाहिर है इस्तेमाल वगैरह करके, अलीम खान वगैरह को इस्तेमाल करके, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनको ज़्यादा थोड़ा सा दबा के ही रखा। एक को तो डिस्क्वालीफाइड रखा, दूसरे को इट वॉज क्वाइट क्लियर कि अलीम खान चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए साथ लगे हुए ना लोग, मतलब कोई चैरिटेबल कॉज के लिए तो नहीं लगे होते, हर बंदा अपने ही मफाद के लिए लगा होता है। लेकिन उनको जिस तरीके से डिच कराया, तो उनका तो जुदा होना वॉज नेचुरल के बनता ही था। लेकिन जो आउटकम हुआ है, JKT ने पार्टी वगैरह भी बनाई, और अगेन मेरा ख्याल है कि बेचारे बार बार इस्तेमाल हुए हैं, फिर हो गए। लेकिन ये आपकी चॉइस है, बाय चॉइस है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है वो तो लग रहा होता है उसको कि मैं किसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी जो बनता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ऊंचा एम करना चाहिए, मैं समझती हूँ। मेरे नज़दीक प्राइम मिनिस्टर तो बड़े आए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के तो बड़े तरीके हैं। जुनेजो साहब आए, जमाली साहब आए, मतलब दिस इज नॉट रियली कामयाबी। तो बंदा क्या बने? नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इख्तियार के साथ होना चाहिए। देखिए, लीडर ना करे। आपने देखा अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बना? नहीं। आगे देखती। देखिए, जो 2018 का जो मॉडल था ना, वो अपग्रेड होके पहले वो 80-85-90% था, अब 100% मुझे लगता है। एंड ये है कि वो बुनियाद रखी जाती है ना, ये बुनियाद रखी जाती है। मैंने 2018 में भी लोगों ने कहा कि जी एक बंदे को नहीं, मैंने एक आइडिया को कि अब जो ये हो रहा है ना, ये हाइब्रिड सिस्टम, अब जो ये पपेट मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, ये आगे जाके सब इसकी ख्वाहिश करेंगे। देखिए, आज आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, आज आपको कोई देख रहा होगा, कहेंगे यार छड्डो, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने पॉडकास्ट। एक रिवायत चल पड़ती, आज कल आप देखें कि एक रिवायत है, सारे जी ई-कॉमर्स कर रहे हैं। तो ये रिवायत जो है ना, कि मुझे भी कोई इतने प्यार से देखे जिस तरह बाजवा साहब देखते थे, सबकी ये ख्वाहिश है, सबकी ये हसरत। तो मेरा ख्याल है कि आगे आई डोंट सी इट हैपनिंग, लेकिन वो तभी होगा जब हम मतलब कुछ करेंगे उसके लिए। और ये बात सही है कि हम लोग ना, हम जैसे जो साफ सुथरे शरीफ लोग हैं ना, हम उस गंद में पढ़ना नहीं चाहते, डर लगता है ना, खौफ आता है। तो ये बात उनको मैं इन सब को क्रेडिट देती हूँ कि पता नहीं 76 ईयर ओल्ड अभी वो आई हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा यार, हमारे बड़े बूढ़े तो 76 ईयर ओल्ड, जो संडे का वजीफा, मंडे का वजीफा, ट्यूसडे का वजीफा, इनको देखो 76, मतलब माशाअल्लाह, हमें वो ड्राइव नहीं है, होनी चाहिए। What do you think of मरीम नवाज? रोटी कंट्रोल हो गई, क्लीन पंजाब हो गया,
फ्री वाईफाई हो गया, दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। सीएम पंजाब सक्सेसफुल देखती हैं वो? देखिए, मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कैंपेन करना ठीक है। इलेक्शन कैंपेन के बाद जब वो ख़त्म हो जाए, जब आप पोजीशन पे आ जाए, फिर इलेक्शन कैंपेन पे क्यों है? ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हर तरफ पहुंच जाना और दिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समवेयर सीरियस वर्क हैज़ टू बी डन एज वेल। एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ तो मतलब पहले तो ये कि इतनी एम्बिशियस बात है कि जब हम कहते हैं ना 50 लाख घर दे देंगे, पता नहीं क्या 100 करोड़ नौकरियां, जो कुछ भी, अगर बात वो करो जो कि अचीवेबल हो। 90 दिन में करप्शन से पाक कर देंगे, नहीं हो सकता। 1 महीने में पंजाब साफ नहीं हो सकता। मैं तो रोज़ आती जाती हूँ ना, मैं तो रोज़ हाईलाइट करती हूँ, कर ही नहीं सकते आप। और अगर 1 महीने में आप साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सस्ती रोटी, मतलब आप कह रहे हैं कि रोटी कंट्रोल, आपने सही कहा, रोटी कंट्रोल होगी, सबकी रोटी कंट्रोल हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप अगर किसी को 70% आपकी जो पॉपुलेशन है, मैं मोहतात अंदाज़ा बता रही हूँ, आप देखें रूरल एरिया से आए हैं आज, ठीक है, आपका अगर तो वोट बैंक सिर्फ लाहौर है या वोट बैंक सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये रोटी जो कंट्रोल हुई है उस तंदूर वाले का, इसको आपने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं जैसे कोई वो टेररिस्ट है, क्या ये मुनासिब है? नहीं है मुनासिब। क्या उसका कसूर है कि आप लोगों ने वीट स्टेट ने कानून बनाया, आप वायलेट करें, हथकड़ी लगे? नहीं, तो स्टेट ने कानून जरा सोच समझ के बनाना चाहिए ना, कि आप जो रोटी सस्ती कर रहे हैं वो एक छोटे से वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। मेरी स्टेट मेरी मर्जी, तो फिर तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। लेट्स कॉल इट समथिंग एल्स, लेट्स नॉट कॉल इट डेमोक्रेसी। मेरा ख्याल है कि जो सीएम को इख्तियार है शायद इतना ज़्यादा है ही नहीं कि वो सीरियस कुछ कर सकें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये क्योंकि लीडर मजबूर नहीं हो सकता। उनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस जो आ रही है अभी, उस पर आप क्या? मैं समझती हूँ कि मैं अगर आपसे कंपेयर कर लूँ तो बहुत ज़्यादा अपीयर हो रही हैं आप। हाँ, यही मैं तो आपको कह रही थी कि नहीं, अपीयर बेशक ज़्यादा हो, लेकिन कुछ काम भी होना चाहिए। और आप ये सस्टेनेबल भी नहीं है। आप हफ्ते के 7 दिन ये सस्टेन नहीं कर सकते, आप हफ्ता 10 दिन ही कर सकते हैं ये। और इतने ज़्यादा जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, देखिए पेट्रोल की जो प्राइस है, आप फ्री बाइक्स दे रही है, पेट्रोल डालेंगे कैसे? और जो नॉन पेट्रोल या जो जिसको आप इलेक्ट्रिक बाइक्स कहते हैं वो भी कितनी है? तो ये वही बात है। देखिए ना, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मामले की तह तक पहुंचना नहीं है। लैपटॉप आप तकसीम कर दे, उन्हीं लैपटॉप पे लोग पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहे थे। लैपटॉप तकसीम करना या मोटर बाइक, आई एम एब्सोल्युटली अ विटनेस ऑफ इट। मेट्रो जिसको गालियां दे रहे थे, उसी में एयर कंडीशनिंग जो पिंडी की थी, जो हमारे सारे पीटीआई वोटर था, वो उसी मेट्रो में, उसी को शाम को गाली देते थे, उसी में बैठ के वाईफाई उसका ही यूज करके। ऑर्गेनिक है या वो प्लान्ड है? इट्स नॉट प्लान्ड, इट्स जस्ट कि आप समझ ही नहीं रहे कि मसला क्या है। मसला रोटी सस्ती करनी है तो आप हमारे किसानों का जो अपने गंदम का इस्तेमाल किया है उस तक पहुंचना चाहिए था ना। जो दिसंबर में आपको पता है कि आपके पास सरप्लस में गंदम है, आपको किसने कहा कि इंपोर्ट करें? तो ये बात ये कि ये मैं नुमाइशी उस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं तो जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है उसी के साथ, मैं तो इसी के साथ इख्तिलाफ है कि 23 मार्च के मीनार पाकिस्तान पे आपने जी 25,000 जमा किया कि लाख जमा किया कि 1.5 लाख जमा किया, ये कहाँ की, मतलब ये कौन सी गारंटी है कि बंदा कॉम्पिटेंट हो? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है। सीएम पंजाब है, 3 एक चूज कर ले, यानी बेहतरी की तरफ जो आपको लगे। परवेज इलाही है, उस्मान बुज़दार है और मरियम नवाज है। अच्छा, वो फिर चॉइसेस ही आप पैसे दें तो फिर हमें नहीं, इनमें से तो कोई बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार से तो देखे कोई भी अच्छा होगा। उस्मान बुज़दार से जिसने चाय बना के दी है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गए। ये मेरा ख्याल है निहायत ही गैर माकूल ये एक बट मवाजना है। इससे तो कोई पता नहीं वो सीएम थे भी बेचारे कि नहीं कि कार्डबोर्ड का टंक थे। देखिए मसला प्रॉब्लम यहाँ का ये है, आपने चूज नहीं किया मैडम। मैंने चूज नहीं किया क्योंकि ये चॉइस ही सही नहीं है। इसकी रीजन है, देखिए मैं अब टीवी पे आती हूँ, ठीक है, मैं तीनों चूजेबल नहीं है बिकॉज मैं बता रही हूँ कि क्या रीजन है। आप टीवी पे काम करते हैं अगर, या स्क्रीन पे आते हैं, और आप आ सकते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है
कि कैमरा कैसे ऑपरेट किया जाए. यू डोंट हैव टू बी अ कैमरा पर्सन, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम कैमरे के पीछे भी गुजारना चाहिए. आपको फैक्ट्री फ्लोर पे सीखना चाहिए. 100%. आप अपनी फैक्ट्री के सीईओ या मैनेजर कोई नहीं लगाएंगे अपनी बिजनेसेस पे, क्योंकि आपने फैक्ट्री फ्लोर पे काम नहीं किया. बेहतर होता, मेरी नज़र में बहुत बेहतर होता कि अगर मरियम नवाज पहले किसी डिफरेंट रोल में आती, जैसे उनके वाले सब प्रोविंशियल मिनिस्टर से कुछ सीख के आती. बिकॉज ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब की अपनी जो ब्यूरोक्रेसी उसको भी हैंडल करना एक गुर आना चाहिए. परवेज लाई को आता था. हाँ, परवेज यही लाई तो को मैं- आता. मैं आ रही Typical cultural परवेज लाई को पुलिस को ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना आता था. लोग उनके साथ खुश थे. और ये मैं नहीं कह रही कि परवेज लाई बहुत आइडियल सीएम थे, पर उस जमाने में कम से कम वो हैंडल कर रहे थे. और अब तो एक परवेज लाई अब मैं डिफरेंट उनका एक क्या कहते हैं, एक ऑल्टर ईगो मिला है हमें, अब उनका नया एवतार मिला है. लेकिन उस वक्त का जो परवेज लाई था उसकी बात सुनी जाती थी, की जाती थी, बिकॉज वो सारे सिस्टम को समझते थे. आई थिंक कि मरियम नवाज के खिलाफ एक लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और ब्यूरोक्रेसी तो समझना बड़ा मुश्किल काम है. शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था हैंडल करना इनको. तो ये मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी अगर मरियम नवाज होती तो मैं शायद उनको इधर पंजाब में इस तरह इन द डीप ना फेंकती, क्योंकि जाहिर है आप हर एक को तनकीद का मौका मिलेगा. और अगर आप कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जो उन लोगों को लग रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है या नुमाइशी है, तो फिर मुख्तसर अगर करूं तो सियासी कैरियर को बेहतर करने की बजाय ये नीचे ले आएंगी. मुझे लगता है कि इनके लिए होपफुली हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद सीख भी जाए, यू नेवर नो. लेकिन है तो सियासी मुझे भी। आने से पहले ये लगता था कि ये मूव सही नहीं है. मुझे लगता था कि लोग क्योंकि उनको एक्सपीरियंस जो है वो जलसे करने का है, क्राउड पुलिंग का है, बोलती अच्छा है, लेकिन पंजाब और निज़ाम को चलाना आपको पता होना चाहिए ना. आपकी वाली बात कि क्या आप पंखे के बगैर बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, आपको पता है पुलिस कैसे काम करती है, आपको पता है कि किस तरीके से कहाँ से गंदम आता है. तो ये अगेन ये जो क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो चूँकि नौकरी पेशा नहीं है, वो उन स्कूल्स में, उन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने धक्के नहीं खाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के नहीं खाए. तो उनके लिए समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक्चुअली कितने भी आना सो है. बिल्कुल सही. अच्छा, मैं अब पूछना चाहूँगा अबाउट एक्स प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज योर एक्स हस्बैंड बट एज द लीडर ऑफ मिलियंस इन पाकिस्तान, मिस्टर इमरान खान जो है, उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा आपसे सुनने को मिला जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. हाँ जी. तो वो एक लॉजिक भी समझ आती है, हाँ. आपका एक रिश्ता भी रहा. तो मैं उस तनाज़ुर में नहीं, बल्कि क्योंकि वो एक लीडर हैं लाखों लोगों के जो पाकिस्तान में रहते हैं, उस तनाज़ुर में 3 ऐसी बातें कोई मुझे बताएं जो आपको लगता है कि उनके अंदर अच्छी भी हैं लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, वो तो ज़ाहिर नहीं. और 3 ऐसी बातें. मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है. आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी, मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे. ये और बात है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, दैट्स वन. एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं. नो, दिस इज एक्चुअली ट्रू. मैं तमाम पॉलिटिशियंस को अगर सामने रखूं तो जो हम अभी बात कर रहे थे, तो वो जो लोगों के सामने तासर, और ऑब्वियसली देखिए PR पोजीशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट एज वेल. बराक ओबामा भी अपनी चाल की वजह से, मक्खी को पकड़ ली आवाज़ की वजह से, लोग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. दांत कैसे हैं, बाल कैसे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं, होनी नहीं चाहिए. ये पैकेजिंग मैटर्स. आई थिंक इज़ वेरी गुड एट दैट. तो मुझे तो साल पता ही नहीं चला एक्चुअली. तो मेरे साथ तो जो रवैया था वो तो बिल्कुल ठीक था. मैं उनकी प्रिंसिपल से एग्री नहीं करती. मैं वो प्रिंसिपल्स अगर मेरे बेटे के भी होंगे तो मैं उससे भी नहीं एग्री करूँगी. मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं जातियात में जा ही नहीं रहा. तो ये लोगों बात- के लिए 3 अच्छी बातें जो तो इमरान ये खान- है कि मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, मतलब आपको पता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बोलेंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये सच बोल रहे हैं. ये बहुत अच्छी अच्छा बात है. आई थिंक फॉर अ पॉलिटिशियन इट्स इंपॉर्टेंट. मतलब बाकी लोग सच भी बोल रहे होते तो लग रहा होता है कि झूठ बोल खुद रहे ही हैं. क्लिक बेट कर रही हैं इसको, मैं तो कह ही नहीं रहा आपको. नहीं, पर मैं जो मुझे- सच है सो सच है. और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो आई थिंक कि देखिए हर बंदे से सीखने को मौका मिलता है. फॉर मी लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग. आपको अपोनेंट से, दुश्मन से भी सीखने का मौका मिलता है. जो चीज़ मैंने अभी पहले भी आपको कहा, ये जो ड्राइव है ना, सब कुछ छोड़ के, मतलब कुछ हो जाए, तूफान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, किसी का पाँव कट जाए, लेकिन आप फोकस रहें. और वो मैंने उनमें देखा कि एक टनल विजन कि बस मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बस प्राइम मिनिस्टर बनना है. मतलब ये नहीं कि मैं
आप कुछ और खाना भी पका दूँ, मैं ये भी कर दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसके पीछे बस पै जाओ। तो ये चीज़ आई थिंक कि मुझ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये नहीं, इट्स आई एम जेन्युइनली सेइंग कि किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब वो आप हर बंदे का डिफरेंट एम होता है, लेकिन उनमें ये है कि बस फोकस कर लिया, दो चीज़ें जोन आउट हो गए। और तीसरी चीज़ भी इससे रिलेटेड है कि मैं समझ नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आती, दिस इज़ ट्रू फॉर हिम, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एवरीबडी ओवर 70, कि इनमें जो ये मतलब सब चीज़ें छोड़ के, मतलब जो चीज़ें जैसे हमें बच्चे भी याद आते हैं, हम टाइम उनको भी देना चाहते हैं, थोड़ा सा कोई पीस भी चाहते हैं, कोई आर्ट भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ आखिरत की तरफ भी रुजू करें। जैसे मैंने अपने बड़े बूढ़ों को देखा, इन सारी पॉलिटिकल क्लास में ये 70 साल के बाद भी इनमें जो ये जो एक ख्वाहिश है पावर की, दैट ड्राइव्स देम। आई थिंक कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, हमारी जो नानियाँ, दादियाँ, दादा दादी, मुझे समझ नहीं आती इन सब में जो है ना, ये सारे अब 70+ है सारे के सारे, ये जो है ये एक्चुअली एडमायरेबल भी है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम कहते हैं कैसी अच्छाइयां बता रही हैं जो नहीं, पर है ये- भी अच्छाइयां और मुझे लग भी नहीं रही। नहीं, लेकिन ये मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइव जिसको कहते हैं, बट दिस इज, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स कीपिंग देम अलाइव एंड इट्स कीपिंग देम वेरी young as well, I suppose. This is true for all of them. I think I think for PTI chairman ज़रा ज़्यादा नज़र आया मुझे, because बाकियों में मैं देखती हूँ कि उनको है माँ के साथ भी क्या time पीटीआई spend कर चेयरमैन लिया। को डराया धमकाया जा सकता? डरेंगे वो कभी? He's not a very, मतलब उस तरह कोई इतना वो नहीं है, तो छिपकली से भी डराया जा सकता है। जो सच है, मार्क से मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने तो मैं आपको अपना मुशाहिदा बताऊंगी कि मुझे तो अगर कोई तड़ी दे या कोई फ़ोन करे और मुझे कहे कि नई किताब लिखनी या नहीं तुम ये कर सकती, तो मैं फिर कहती हूँ कि अच्छा उनके कम करना ही करना है। ही इज़ नॉट लाइक दैट, मतलब ही इज़ नॉट, ही इज़ वेरी, ये बात भी वैसे सीखने वाली है कि हम आ जाते हैं तैश में कि नहीं तुमने मुझे चैलेंज किया है, ये तो मैं अब करूँगी, वो रिकंसिडर कर लेते। लेकिन नहीं रिकंसिडर नहीं, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट। ही इज़ वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, कोई इराटिक और कोई ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब जबकि आप जानते हैं कि पूरी कौम इस बात पे मुत्तफिक है कि खान नडर आदमी है। देखिए वहाँ पे तो जरा से आवाज़ आती थी तो मैं ही उठ के डंडा उठा के कि कौन आ गया या क्या, तो मैं तो जो सच है वो ही कहूँगी। क्या कह रही है? मैं विटनेस हूँ, खान शिकारी आदमी है, जंगल में अकेला शिकार करता है, वहां पे हर किस्म के जानवर होते हैं। मुर्गा भी आंदा, बैठी हुई मुर्गा भी इतना दा। शिकार असी कदी नहीं किया बंदा, ओ ये जो शेर अगो आए तो बोले उसे पछता में कि हाँ सचन ले, बंदा उसको कहते हैं। तो ये बात ना करे, वो किसी ने यहाँ से मुर्गा भी उड़ाई और आपने की, तो बड़े बड़े लोग करते हैं। चलो फिर देखे, मैं वाकया एक मैंने पूरा इसमें किताब में भी लिखा है, वैसे ख़वातीन जो अपना रिश्ता चलाना चाहती है ये बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम, लेकिन हम तो देख, आपको पता है गान्स के साथ पले बड़े हैं हम, तो मेरे पहला गान्स वगैरह ये जो छिटकिलियाँ वगैरह होती हैं तो हमने उन पर प्रैक्टिस की, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं मासूम 6-7 साल का ना समझ बच्चा था, लेकिन जैसे एक सांप आ गया तो नाम कान निकाल दी। आपको पता है परसों साइड पे हमारा ये वो है, अब तो मैं बिल्कुल ही, यानी आपको गन से तो मुतासर नहीं किया जा सकता। नहीं वो गन से मुतासर, गन चलानी आती हो तो वहाँ पे किसी ने गिफ्ट दी हुई थी, नई ग्लॉक पड़ा हुआ था, तो अब नई शादी हुई तो इंसान ज़रा मोहतात भी होता है, तो मुझे प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा मैंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन अब ना ही मिल रहा आपको सेफ्टी कैच, अगर आपको ना पता हो तो फिर मतलब फिर 15 मिनट गुजरे तो फिर मैंने हल्के से वो बटन दबा दिया। ये लॉक है इसका। ये आजकल ये वाला नहीं होता, इट्स मॉडर्न वो। तो बात ये कि मैंने नज़दीक से ज़रा ज़्यादा कुछ देख लिया है ना, आप लोग दूर से देखते हैं। क्योंकि सबका बीवी रही हैं, आपकी बात को रिबट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से बड़ी देखा करते हैं जी। जवानी में वो दाढ़ी मूछ भी नहीं और वो गन चला रहे हैं और वो शिकार कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी पुरानी उनकी बड़ा हाउ कम मुर्गाबियों की ना, परिंदों की, मासूम परिंदों की करना बंदे नहीं जानते, नहीं ले सकते। नहीं मतलब देखिए बहादुरी, मैं इसको बहादुरी नहीं समझती, शिकार तो बड़े बड़े लोग करते हैं, और बहादुरी किसको कहा जाता है?
आप कहाँ छोटे छोटे थे, मैं छोटी थी तो मैं देख रही हूँ, मैं तो ज़्यादा पता है ना, मैं तो 8 साल की उम्र से देख रही हूँ कि टीवी पे किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सन्नू की दस दे हो हम तो 8 साल के वही नख्तर शो पे तारिक अजीज, जनरल ज़ियाउल हक, हम तो कब से देख रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप से बहुत पहले से ये देख रहे हैं। तो हमें सब ना, बच्चियां कहती हैं बड़ी होगी क्या बनोगी दुल्हन। हाँ, तो वो हमें सिखाया जाता है, ज़ाहिर है। लेकिन बहादुरी इसको कहते हैं ना कि आप सच के साथ खड़े हो। बहादुरी इसको कहते हैं कि आप को पता हो कि ये बंदा जो है गलत कह रहा है और मैं अगर इसको करेक्ट करूँगा या सच बताऊँगा तो सब लोग मुझको बुरा भला कहेंगे, या ये मैं कहूँगा कि मैंने ये नहीं करना तो मैं किसी ओहदे तक नहीं पहुँच सकूँगा। बहादुरी इसको कहते हैं। करेज इसको कहते हैं कि आप किसी बात में भी बिलीव करते हैं ना, करेज और कन्विक्शन। और वो आप कह रहे हैं लीडर हैं बहुत से, मतलब लाखों लोगों के, बिल्कुल मतलब लीडर वर्ड मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी के लिए इस्तेमाल करना मुझे बड़ा ऑड लगता है। लीडर करेज के बगैर हो नहीं सकता। दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट PTI चेयरमैन, एंड आई रियली डोंट सी अ लीडर इन पाकिस्तान। लीडर वो होता है जो कहे कि नहीं जी ये मेरे हल्के के लिए सही नहीं है, ये मेरे लोगों के लिए सही नहीं है, ये मेरी कौम के लिए सही नहीं है, मेरी नस्ल के लिए सही नहीं है, नहीं करूँगा ये। इसको बहादुरी कहते हैं। पर तो वो मानना कि कौन सी बहादुरी है? ना वो भागा ना उसने एनर हो लिया। सर भागने कौन दे रहा है? नहीं जाता। आप भाग के दिखाए मुझे ढियाला जेल से। नहीं, उससे पहले तो चांसेस थे जब वो नहीं, बाहर। कोई चांस है? कहाँ बाहर थे? नहीं, कोई चांस नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कोई चांस नहीं। चांस मिलता चले जाते। चांस देने का कोई फैसला नहीं हुआ। चांस देने का बहुत, मेरी जो इत्तला है बहैसियत सहाफ़ी, और मेरा ख्याल है सही फैसला भी है, सही फैसला भी है। क्योंकि बहुत से लोग बाहर गए हैं, बहुत से लोग रियासत के से अपसेट थे, बड़े बड़े लोग, अल्ताफ़ हुसैन साहब गए हैं, मियां नवाज शरीफ गए हैं, ज़रदारी साहब को भी मतलब आउट ऑफ आवर हो रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी बातें जानते हैं और वो नहीं बोले। इसी क्योंकि आपने ओथ लिया होता है तो आप नहीं बोलते। अल्ताफ़ हुसैन तो मतलब जितना उनको बैड प्रेस दी जाती है, एक्चुअली मतलब वो ख़ास बोले नहीं है, जो उनको पता है वो नहीं बोले। इस शख्स के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो मेरी इत्तला ये है कि इसके ऊपर बहुत पहले डिसीजन हो गई थी, ज़रा लेट डिसीजन हुई। मैंने तो पहले बता दिया था, मैं तो जनरल बाजवा साहब को भी डायरेक्टली ट्वीट करके भी बता दिया था और इंटरव्यूज़ में भी बता दिया था कि ये आपके साथ आगे होना है। हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। तो बाहर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही थी, हो रही हैं। उनके पीछे बहुत से ऐसे लॉबीज़ हैं जो कि चाहती हैं कि वो बाहर आ जाएं, लेकिन उसका रिस्क मेरा ख्याल है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो रिस्क नहीं ले सकते थे और नहीं लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इनसे तमाम तर इख्तलाफात अपनी जगह, जो इनकी एहलिया के साथ अब हो रहा है उनको भी साथ ही घसीटा जा रहा है, फिर वही क्रिटिसिज्म। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि वोट जिसने उठाया है, जिस शख्स को वोट पड़ता है, चाहे वो गलत फैसला करे तो उसकी एहलिया, उसका नौकर, उसका कुक, उसकी बहन, उसका डिसीजन नहीं है। अगर वो गलत डिसीजन भी करते हैं, अभी मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी तो किसी मासूम बच्ची ने, PTI वोटर ने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है जब से वो मतलब ये कैसे, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी उसकी बीवी ऐसी थी, उसका दोस्त ऐसा है, उसका वो तो कोई बच्चा थोड़ी है। और बिसाइड्स वोट तो उसकी बीवी ने नहीं उठाया ना, वोट तो उस्मान बुज़दार ने भी नहीं उठाया, वोट तो लोग एक चेहरे को दे रहे हैं। तो अगर उनके साथ शुगर माफिया बैठा है या कोई ड्रग माफिया बैठा है या अहलिया है या बहन है या ये ज्यादती है, आई थिंक द बक स्टॉप्स विद द पर्सन हु इज़ द फेस। तो ये मेरा ख्याल है कि जो विच हंट लिटरली ये सही बात नहीं है। आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल। नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच तक दे दी, सारा कुछ बिल्कुल फिट जा रहा था, सब कुछ ठीक था। आखिर वक्त पे ये फैसला आता है कि अब आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाते हैं। आप क्या देखती हैं, वो वापस लंदन की तरफ रुख करेंगे? पाकिस्तान में रह के उनका क्या सियासी है? आप लोग समझ रहे थे, उनको भी पता था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, मुझे भी पता था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। ये फैसला बहुत पहले हो चुका था कि वो वज़ीर आज़म नहीं। यानी ये सती सोच थी।
नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको अच्छी तरह से पता था कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस नहीं आ रहे। अगर उनको नहीं पता था तो पता नहीं क्यों नहीं बताया, मुझे तो जुलाई पिछले साल पता था। तो हो सकता है उनको भी अपने एडवाइजर्स बदलने की ज़रूरत हो, लेकिन इट वाज वेरी क्लियर कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो नवाज शरीफ नहीं होंगे। कुछ जुलाई से पता, जी, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं पता। मेरा ख्याल है या कि अब उनको आप पता कह रही हैं होगा। कि उनको पता था। मेरा ख्याल है उनको पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर वजीर बेचारी- आजम नवाज शरीफ की कंपेन कैसे चल सकती है उनके देखिए, दफ्तर में? देखिए वोट तो आपको किसी चीज़ पे भी उठाना होता है ना। वोट तो इस दफ़ा भी आपने क्या पीटीआई वालों ने जो भी हैं, अब मुझे नहीं पता एज वी स्पीक कि कौन है जो भी कोई पीटीआई का मतलब चेयरपर्सन है या जो कोई भी है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन जो वोट डाल रहा था, जो मासूम पीटीआई का वोटर वोट डाल रहा था, वो शेर अफजल को तो वोट नहीं डाल रहा था ना, मरवत को तो नहीं डाल रहा था ना, वो जो हैं दूसरे हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं, क्या नाम है उनका, गौहर, उनको तो नहीं वोट डाल रहे थे। वो सलमान अकरम राजा को तो वोट नहीं डाल रहे थे। वो मतलब इन टिकटॉकर्स को तो वोट नहीं डाल रहे थे ना। ये तो मतलब वोट तो उस बेसिस पे लिया। अब ये और बात है कि वोट कहाँ गया मेरा, तो मतलब वोट उठाने के लिए आपको एक चेहरे की जरूरत होती है, एक पार्टी को नवाज शरीफ की जरूरत होती है, दूसरे को किसी क्रिकेटर की जरूरत होती है। बस वो चेहरा ही। देखिए ये तो हमेशा ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल थे, और जिन तमाम हमारे जो ममालिक हैं, जैसे पीटीआई के दौर में हमारी सफारतकारी बिल्कुल तबाह हो गई। सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल ज़ाती एक मसला बन गया। ईरान, अब आपने देखा है जो ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं, फ़ौरन ईरान के प्रेसिडेंट साहब आए हैं, पहली विजिट उनकी तरफ से बाइडन की फ़ोन कॉल भी आ गई। मतलब जहाँ जहाँ आपकी सफारतकारी डैमेज थी वो और चाइना ऑफ कोर्स सीपैक सबसे बड़ा जो था, तो वो पॉसिबल नहीं था। और शहबाज शरीफ की जो हमें बताया जाता है कि उनके साथ काम करना लोग आसान समझते हैं, शायद उनकी तबीयत की वजह से काम करने का तरीका या पुराने सिस्टम में जो कुछ भी है, मतलब उनको कहते हैं कि वो ही इज अ डूअर, ही इज अ वर्कर, मतलब लोग कहते हैं कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वो काबिल कबूल थे और बाकी लोग शायद काबिल कबूल ना हो। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैंने आपको ये बहुत- कुछ 5 सवाल पहले भी आप ही के नहीं, ये बिल्कुल आखिरी सवाल। फिर फुल आखिरी और सवाल। इससे पहले ही इजाजत ले लेता हूँ। मैडम अल्लाह हाफिज। आखिरी सवाल। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। आपके इर्द गिर्द जैसे आपके मैनेजर हैं या कोई ड्राइवर है, हाँ। अब ये लोग तो बेचारे पीटीआई को पसंद करते हैं, आपको बताते नहीं है। नहीं, ये पीटीआई बताते? वर्कर्स हैं। अच्छा। नहीं, मैंने तो इनको बचाया है। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो जो मेन तो ये हमारे एक हैं, बड़ा लाइटर नोट का क्वेश्चन। नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको बताया मेकअप रूम जो है। देखिए जो वोटर है, मैं इस बात को भी माइंड नहीं करती कि जो ये तो कुछ लोग हैं जिनको मैंने बचाया है, कुछ लोग हैं जिनको मैंने नहीं बचाया। नहीं, मैंने तो सबको बचाने की कोशिश की। जिसके साथ जब भी रही मैंने मुफीद सिंसियर मशवरा दिया। जो अब जेल के अंदर जो बड़े नाम हैं उनको भी समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं तो हर एक के साथ कोशिश करूँगी। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली दफ़ा पीटीआई चेयरमैन को देखा, और लव इज़ ब्लाइंड, और इसको ना इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है वो सब लोग नहीं देख सकते। लोग धरनों में, जलसों में, कंटेनर पे देखते हैं। मैंने सब लोगों को बड़े नज़दीक से देखा है, एक शख्स को कुछ ज़्यादा नज़दीक से देख दिया मेरी, अनफॉर्चुनेटली आप कहें। लेकिन एब्सोल्युटली मेरी जितनी टीम है, कुछ को मैंने 9 मई से बचा लिया कि ये अंदर नहीं हुए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेनेट के टिकट नहीं मिलेंगे, जिनको पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी नहीं मिली, पर ऐसे लोग हैं जो तंदूरों पे काम करते थे, सोशल मीडिया अकाउंट से वो भी उठाए गए, और उनको मैंने जहाँ जहाँ कोशिश करके जिसको बचा सकी मैंने बचाया है। कुछ मासूम खवातीन जो बेचारी कभी बाहर ही नहीं निकली थी, उनको अडियाना का चक्कर लगवाया गया। तो मैंने ये कह के कि ये जी मासूम लोग हैं, ये कोई लीथल लोग नहीं है, ये दे जस्ट हैपन टू बी इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, और उनके साथ थोड़ी सी लीनियंसी में आई डू बिलीव दिस कि 9,500 के करीब जो लोग हैं ये मासूम लोग हैं। इनमें से बेशतर को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ कि क्या हो रहा है, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो
जो लीडर्स हैं जिनको पकड़ा गया है अभी भी जो है आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज उसको फ़ायदा ही नहीं है। मतलब अगर कोई छुपा हुआ भी है, अगर कोई रूप पोष भी है, तो आप उसको क्यों ढूंढ निकालना चाहते हैं? रहने दे, छुपा रहने दे, इसका भी तो कोई नुकसान नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्टली थिंकिंग कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है। मेरा ख्याल है क्रैकडाउन्स नेवर वर्क। आई एम ऑफिशियली पर्सनली कम्प्लीटली अगेंस्ट दैम। तो मुझे जो भी जहाँ कहीं वोट डालना चाहे वो डाले, और मेरी टीम में मेरा ख्याल है कि बड़ा मिक्स है, सब डिफरेंट। वो अलग बात है जब आपकी पार्टी बन जाएगी तो फिर ये नजरियाती तौर पे भी आपके साथ सर नजरिया है नहीं पाकिस्तान में। लोगों को देखें, इन लोगों को ना क्या कहते हैं, अगिल आया हुआ है, और वो फिर कोई नया ट्रक आता है पीछे लाया हुआ है, लेकिन मतलब वो लाइक बस लाया डिपेंड्स के हजारे में कहाँ है और पंजाब में क्या, लेकिन आप समझ रहे, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। और ये भी कहाँ जाए? देखिए, इंसान को ना उम्मीद होती है, क्योंकि हम ना बहसियत कौम बहुत ही काहिल हो गए हैं। हम ना घर पे बैठ के खुद नहीं जाके खेलेंगे, खुद जाके नहीं जाएंगे, बॉलिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। ये इसको देखो, खुद इधर उधर तक टेढ़ होगा, वो काउच पे बैठे होंगे, ये क्या इसने शॉट मारी है, ये इसको आता ही नहीं है करना। ओ भाई, वो कोई ट्रेनिंग, तो फिर तुम चले जाओ ना, ट्रेनिंग ले लो। तो हमारी कौम का भी ये मसला है कि हम मसीहा की तलाश में है। वो मसीहा एक इंसान हो ही नहीं सकता। वो कोई, ये जो पार्लियामेंट में मैं बार बार कहती हूँ कि कोई शख्स जिसने नौकरी ही नहीं की कभी, और मैं एक बंदे को सिंगल आउट नहीं करी, ये सारे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या इन्होंने ये नौकरी की है कभी? क्या इन्होंने कभी अपना बिजली का बिल पे किया है? कभी इन्होंने कहा है कि जी मेरा मीटर डिफेक्टिव है, प्लीज ठीक करें? वापस की लाइन में खड़े हुए, क्या कभी इनको कहीं जाके कहना पड़ा मेरे बच्चे को दाखिला चाहिए? क्या इनको कभी बचाना पड़ा कि मैं अमेरिका बच्चे को भेज सकूं? क्या इन्होंने कभी मोटरसाइकिल की टैंकी भरी है? क्या इनको पता है पेट्रोल डालते कैसी है? क्या इनको पता है कि गैस चूल्हे में कैसे खत्म होती है? क्या इनको पता है कि एसी के बाहर दुनिया क्या? इनको नहीं पता। इन्होंने कभी ट्रेन ली है, कभी बस ली है, कभी अपना हैंडबैग खुद उठाया है? नहीं। तो मकसद कहने का इलेक्शन कैंपेन नहीं, हैंडबैग पर भी कभी नहीं उठाया। और मतलब ये प्रॉब्लम है कि आप किसी भी शख्स से, फरिश्ता हो कोई, मैं कहती हूँ जीसस क्राइस्ट हो कोई, वो नहीं आके आपके मसले ठीक कर सकता। एक बंदा ठीक कर ही नहीं सकता, चाहे वो जितना नेक नियत हो। आपको एक पूरा ढाबा चलाने के लिए भी आपको कोई सफाई वाला चाहिए होता है, कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है, कोई रोटी लगाने वाला चाहिए होता है, कोई चाय बनाने वाला चाहिए होता है। एक बंदा तो अगर फरिश्ता भी हो तो वो नहीं कर सकता। तो क्या होता है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पार्टीज में स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। तो आप ये ना तवक्को करें, यानी कौन मसीहा ना ढूंढे, खुद ठीक, खुद इंगेज भी करें पॉलिटिक्स में, लोगों की जलसों में पहुंच जाते हैं, अपने लिए नहीं एहतजाज करेंगे। करें ना पेट्रोल के ऊपर एहतजाज, 294 का पेट्रोल अगर हो गया, करें एहतजाज। नहीं, पानी नहीं है, किसी के पास पीने का पानी नहीं है, पाकिस्तान में पीने का पानी नहीं है, लोगों के जलसों में जाके उनके ऊपर गुलाबों की पत्तियां फेंक रहे हैं, मुफ्त गुलाबों की आपने पत्तियां। कीमत ठीक बताई, मैं यकीन कर चुका हूँ अपने पैसों का पेट्रोल डालती। सर मैं क्या बताऊं आपको कि अगर कोई इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, तो अगर तो हलाल ही कमा रहे हैं ना तो ये शादियों का जिस तरीके से ये 50 एक इवेंट्स हो रहे हैं, और जिस किस्म के, मैं तो कह रही हूँ ये लॉन कलेक्शंस जो है, ये जो लॉनों की सूट है, मैं तो अपने भाइयों के लिए बड़ी सख्त परेशान हूँ। मतलब 30-30, 40-40 हज़ार के ईद के जोड़े, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हलाल कमाई से। एंड्योर पहने, उनको भी कहना है एंड्योर पहने, भाई सारी ब्रांड पे आए, काम आसान करे। लेकिन मेरे लिए तो और भी जरूरी है करना, क्योंकि देखिए आज कोई बच्ची देखेगी तो वो चीज कॉपी करेंगे, अच्छी बात है, हेयर स्टाइल कॉपी करेंगे, बल्कि जो हेटर्स हैं वो सबसे ज्यादा सब कुछ कॉपी करते हैं। वो दुपट्टे का स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं, हेयर स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं। मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि फिर मैं गाली गलूच से काम ना लूँ, मैं गलत बात ना करूँ, जिस चीज पे स्टैंड लेना बनता है। देखे ना, अल्लाह ने जो कोई भी अगर ये प्रोफाइल दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिस भी वजह से दिया है, तो उसका मैं मुस्बत फायदा भी तो कर सकती हूँ ना, उठा सकती हूँ आवाज। कम से कम मैं कह के तो चली जाऊंगी कि ये गलत हो रहा है। और अगर मैं ये भी ना कर सकूं अपनी पोजीशन के, मतलब मुझे पता है आपने कितना कुछ काटना है, लेकिन मैं बार बार ये बात, हो सकता है एक लाइन तो बीच में आप मेरा जो असल मवाद है वो डाल दें बीच में, इस पूरी पॉडकास्ट में से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि देखिए ये चीजें आई बिलीव इन इट। मुझे लोग सारी जिंदगी कहते रहे हैं ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, नहीं ठीक कर सके मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स, 3 बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट मैं रही हूँ,
मैंने उनको हलाल रोटी रोजी पे कमाया है, ना अपने वालिद साहब से, ना भाई से, किसी मर्द की किसी की मेहरबानी से नहीं पालना। राज़िक अल्लाह पाक की ज़ात है और सेहत ज़िंदगी भी उनके हाथ में है। और आज मेरे बच्चे मुझे तो चाहे जितना भी तंग करे, लेकिन अच्छे इंसान है। उनकी भी सोच यही है, उनकी भी ये सोच है। और ये मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मेरे बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। कि एक माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की ये चीज़ होती है कि आपका बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देर ऑल डूइंग रियली वेल। और मेरे लिए ये ज़रूरी था। हो सकता है कुछ और लोगों के लिए हो कि कोठियाँ हो, बंगले हो, लेकिन इन चीज़ों पे क्या फ़ायदा। अब मुझे नहीं है ज़रूरत, मैं कहीं भी चली जाऊँ। आप यकीन करें, अभी मैं इधर आई हूँ तो मेरा जो PS है उसने मुझे सुबह फजर के वक्त उसने मुझे वीडियो भेजी कि हमारा नया घर बन गया है और आपके स्टैंडर्ड का तो नहीं है, लेकिन ये कमरा आपका है। और ये आप, ये जगह जगह की बात है, ये तो मुझे जानता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ, जब इन्होंने मेरे ऊपर दरवाजे बंद किए थे तो मैं इसी तरह से कोई सहाबी भाई के घर को मैंने कहा सर्किट हाउस बंद किया, तुम अपना घर खोलो, ऊपर कमरा है, खुद ही बेडशीट्स डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए तो घर ही घर है। एक बेटा मेरा अपना है, लेकिन इतने ज़्यादा बेटे हैं कि जो कहते हैं कि जनाब आपको वो, और मुझे पता है कि लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि जनरली आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये आज मैं इस नौकरी में लाहौर में सिर्फ इस भाई की वजह से हो, तो फिर हम भी लिहाज करते हैं क्योंकि ये इनका शौक था, मेरा नहीं था शौक वापस टीवी पे आने का। इन्होंने कहा जो आप कर रही हैं, इन्होंने जिद पकड़ ली, उन्होंने कहा हम आपको टीवी पे अच्छी बात यह है कि आप उसकी भी सुन लेती हैं जो इल्म में आपके मुकाबले का नहीं है। मैं आराम में लेके आप कहते हैं नहीं, बस आपने नहीं आसिफ, ये बात हाँ, इल्म में आपसे कम कोई हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में आप सुबह उठ के अगर ये सोच के आते हैं ना कि मैं आज आसिफ जट की पॉडकास्ट पे आई हूँ, मैं क्यों आई, मैंने कहा आसिफ जट, जेलम से जट, देखो तो सही जरा जेलम में जट कैसे होते हैं, जेलम में पंजाबी कैसे बनी जाती है। तो या आप सीखने के लिए पैदा हुए हैं या आप सिखाने के लिए पैदा हुए हैं। मसला हमारा ये है कि हम कुछ सीखे बगैर ना अगले बंदे को सिखाना। कैसे लगे जेलम के जट वो आज की पॉडकास्ट कैसी? ये इसके ऊपर फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि जेलम के जट थोड़े से कंफ्यूज्ड है कुछ इधर भी चलना चाहते हैं दुनिया के साथ और कुछ अंदर मुझे लगता है कि अच्छा जट भी है जो कहता है कि बात तो ये सही कर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने पॉडकास्ट चलाना भी है, मुझे कश्मकश दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी फॉर मी तजर्बा है कि आज मैं क्या देखूँ, ये आज का एक्सपीरियंस होगा। तो ये बात नहीं है सही 100% दुरुस्त कि किसी कोई मुझसे इल्म में कम है। मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो रोज़ ये समझ आती है कि ये कितना समझदार है, इसको ये आता है, इसको ऐसी मुसव्वरी करनी आती है, इसको मैं आई एम फैसिनेटेड बाय पीपल आर अमेजिंग। जितना आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। और ये बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू रहा। Thank you for cooperating. Thank you for answering my stupid questions. Everything. They were not stupid questions. You have a job to do. And mashallah, piti dur se aaye. Inshallah, we'll come and visit you in jail. Jazaak.